अगर मेरा फाइन्स का परसेंट इफ इट इज मोर देन 12%, फाइन्स का परसेंट मतलब जो 75 माइक्रोन से पास हो रहा है, इफ इट इज मोर देन 12%, तो हम उसको कहेंगे ग्रेवल विथ फाइन्स, है ना। फर्दर जो हम ग्रेवल को क्लासिफाई करते हैं, दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, एक तो है ग्रेवल विथ फाइन्स, एक है ग्रेवल विथ नो फाइन्स और लिटिल फाइन्स। नो फाइन्स या लिटिल फाइन्स हम किसको कहेंगे? जिसमें 5% तक फाइन्स हो। इफ द फाइन्स परसेंट is up to 5%, then that is called as your gravel with or no fines, with little or no fine. If the fine percent is more than 12, then that is called as gravel with fine. Fines हम किसको कहेंगे? I'll repeat once. Fines हम उसको कहेंगे जो 75 माइक्रोन से पास हो जाता है, उसको हम परसेंटेज फाइन्स कहते हैं। परसेंटेज फाइन हम whatever the material is passing 75 micron, that is called as percentage fine. यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि gravel with fines and gravel without fines? Is this clear up to now? यहाँ तक क्लियर हो गया इस स्टेप तक? Yes, sir. Okay? Okay. Then it's good. Now suppose हमारा जो है फाइन्स का परसेंट is up to 5%. 5% तक की फाइन्स है, मतलब 75 माइक्रोन से जो पासिंग हो रहा है that is up to 5% only, right? 5% तक only है, तो हमारा क्या हो गया? That is gravel with no or little fines. तो जो हमारा ग्रेवल विथ नो और लिटिल फाइन्स है, दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू, उसको हम लोग GWGP में डिवाइड करते हैं, एंड ग्रेवल विथ फाइन्स जो होता है दैट इज योर सिल्टी ग्रेवल एंड क्रेइक ग्रेवल। तो ग्रेवल विथ लेस फाइन्स, लिटिल फाइन्स और नो फाइन्स, है ना, कुछ फाइन्स हो जिसमें या कम फाइन्स हो या नहीं फाइन्स हो, 0 to 5% फाइन्स में, उसको ग्रेवल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं GWGP में, एंड ग्रेवल विथ फाइन्स जिसमें फाइन्स की परसेंट इज मोर देन 12%, उसको हम लोग GMGC में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिल्टी ग्रेवल एंड क्ले ग्रेवल, राइट। नाउ वी विल फोकस GWGP। अब हम लोग पता चल गया कि मेरा फाइन्स जो है परसेंट 5% तक है, तो दैट वुड बी माय आइदर GW और GP। तो ग्रेवल विथ लेस फाइन्स और नो फाइन्स को हम लोग GWGP कहेंगे। नाउ हाउ टू क्लासिफाई बिटवीन GWGP, है ना, हम लोग GWGP तक पहुंच गए, अब इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई करें कि whether my that gravel is well graded gravel or poorly graded gravel, GW है या GP है, how to classify further? This would be based on this criteria कि if your CU is greater than 4 and CC coefficient of curvature it is between 1 to 3, 1 और 3 के बीच में है coefficient of curvature, and if your CU is greater than 4 then that would be called as your GW, right? या फिर इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, if your CU is less than 4 and CC is not in between 1 and 3, then any of the criteria, है ना, CU वाला क्राइटेरिया या CC वाला क्राइटेरिया, if it is any of the criteria between two, if it is not getting fulfilled, है ना, या if it is not getting satisfied, then that gravel would be called as poorly graded gravel, that would be GP. Clear? तो हम लोगों को क्या मिल गया अभी? Whether my gravel is GW or GP based on now this grading CU CC के ऊपर से हमको GW GP मिल गया, right? Now talking about this GM and GC, now we know कि अगर 12% से ज़्यादा फाइन्स है तो मेरा वो GM होगा या GP होगा, either it would be a silty gravel or a clay gravel, that means a gravel with no plastic fines or gravel with plastic fines. Now how to further classify, आगे हम कैसे क्लासीफाई करें इसको कि whether it is my GM or GC, right? Now how to classify it? Now for GM your plasticity index, हमने वहां पढ़ा ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, है ना, एक शुरुआत के स्लाइड में हमने पढ़ा थे जहां पे हमने CUCC देखा था। इन द सेम स्लाइड वी हैव सीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नाउ इफ माय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 4 तो मेरा क्या हो जाएगा? इट वुड बी माय GM, एंड इफ माय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 7, है ना, दैट मींस माय लिक्विड लिमिट minus plastic limit, the difference between liquid limit and plastic limit, which is called as your plasticity index, if it is greater than 7 तो मेरा क्या हो जाएगा? GC। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, है ना। देखिए मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ तो आपका जो पॉइंट है ना वो फिर से क्लियर हो जाएगा। आई विल रब एवरीथिंग, है ना, आई विल क्लियर एवरीथिंग। यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको? थोड़ा भी 1-2% भी समझ में आया? एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू राइट नाउ। आप लोग नहीं तो ये काम ये कर सकते हैं, जहां पे आपको डाउट आया यू कैन आस्क मी, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी स्टेप, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ऑन दैट स्टेप ओनली। और शैल आई रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट वंस? एक बार शुरुआत से रिपीट कर दूं? शैल आई रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट? एनीवन?
Am I audible to you, all of you? Yes, sir. हाँ, shall I repeat? मैं शुरुआत से रिपीट कर दूं एक बार फिर से? Yes, sir. Not necessary. Not necessary. I am having a mixed answer. मुझे GMGC वाले सॉइल टाइप के हैं. एक बार चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना. जिनको समझ में आ गया उनके लिए भी बढ़िया है, और जिनको नहीं आया उनके लिए एक बार रिपीट हो जाएगा. ठीक है. से हम लोग पहले क्या किया, व्हाट यू हैव डन, विल स्टडी टुगेदर राइट नाउ, है ना. हम लोग अभी साथ में, पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हाट विल डू फर्स्ट, व्हाट विल डू फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे 75 माइक्रोन सीव में देखेंगे कितना मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है या कितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट पासिंग है. फर्स्ट विल सी 75 माइक्रोन सीव. ठीक है. तो 75 माइक्रोन सीव में अगर मेरा 50% से ज्यादा वेट रिटेन है, इफ माय वेट रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव, if it is more than 50% है ना cumulative weight retain, then that would be my coarse grained soil. अगर मेरा रिटेन का परसेंट 50% से ज्यादा है on my 75 micron sieve, then that is that would be my coarse grained soil. और अगर उसमें से 50% से ज्यादा वेट पास हो गया 75 माइक्रोन सीव में, तो कौन सा सॉइल हो जाएगा मेरा, which type of soil then that would be, it would be my fine grained soil. right. तो सपोज नाउ, है ना, हमने जो भी सॉइल लिया फॉर एग्जांपल उसमें 50% से 50% से ज्यादा रिटेन हो गया ऑन 75 माइक्रोन से, तो मेरा सॉइल वो हो, सॉइल इज माय कोर्स ग्रेन सॉइल. राइट. नाउ कोर्स ग्रेन सॉइल जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ग्रेवल एंड सेकंड वन कौन सा है हमारा, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, सैंड. है ना. नहीं, कोर्स ग्रेन को हम लोग ब्रॉडली दो हिस्सों में करते हैं, एक ग्रेवल एक सैंड. एक तो ग्रेवल होगा मेरा या सैंड होगा, है ना. तो पहला स्टेप मेरा जो था उससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो सॉइल है दैट इज माय कोर्स ग्रेन सॉइल. ये फर्स्ट स्टेप से पता चला. नाउ सेकंड स्टेप में ये मुझे पता करना है कि जो मेरा कोर्स ग्रेन सॉइल है वेदर इट इज माय ग्रेवल और सैंड. तो ग्रेवल और सैंड को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है मेरे पास, क्या क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ग्रेवल एंड सैंड. ये बहुत 4.75 है. 4.7. हाँ, 4.75 की सीव देखेंगे. राइट. So now we'll see the 4.75 mm sieve. So this is my step 2. Step 2 में हम लोग क्या करेंगे, to differentiate between gravel and sand हम लोग 4.75 mm की सीव देखेंगे. So when you see the 4.75 mm sieve, 4.75 mm sieve के ऊपर अगर retention more than 50% है, if the retention percent on 4.75 mm sieve, if it is more than 50%, retention अगर 50% से ज्यादा है on 4.75 mm sieve, then वो मेरा हो जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल. ये सॉरी ग्रेवल हो जाएगा मेरा ग्रेवल. और अगर 4.75 से नीचे अगर है, 4.75 में 50% से ज्यादा अगर पास हो गया मेरा, तो क्या हो जाएगा मेरा, इट वुड बी सैंड. तो ग्रेवल क्या है, जो 4.75 में 50% से ज्यादा रिटेंड है, और 50% से ज्यादा अगर पास हो जाता है देन दैट वुड बी माय सैंड. यहाँ तक क्लियर आ गया आपको कि ग्रेवल किसको कहेंगे हम, सैंड किसको कहेंगे. राइट. तो ये मेरे सी एनालिसिस से पता चला. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल आया. कोर्स ग्रेन सॉइल को फर्दर मैंने जब 4.75 mm सीव पे चेक किया तो वो मेरा ग्रेवल आया, क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा मेरा वेट रिटेन था, है ना. 50% से ज्यादा वेट अगर रिटेन है तो मेरा ग्रेवल आ गया. नाउ ग्रेवल जो है, इस जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर का जो है दैट इज माय ग्रेवल का क्राइटेरिया. ओके. नाउ ग्रेवल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ग्रेवल जो है ना, ग्रेवल अल्टीमेटली 4 टाइप के ग्रेवल होंगे, बट ग्रेवल को हम लोग फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, फर्दर इन 2 हिस्सों में. कौन सा, वन इज ग्रेवल विद नो फाइन्स या ग्रेवल विद लेस फाइन्स. ग्रेवल जिसमें कम फाइन हो या बिल्कुल फाइन नहीं हो, है ना, जिसका क्राइटेरिया क्या है कि उसमें फाइन्स परसेंटेज 5% तक होगा. 0 to 5% फाइन्स है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्रेवल विद नो फाइन्स और ग्रेवल विद लेस फाइन्स और लिटिल फाइन. और परसेंटेज फाइन्स हम किसको कहते हैं, जो मेरा 75 माइक्रोन सीव से जो पास हो गया दैट इज माय परसेंटेज फाइन, है ना. परसेंटेज है ना, जो 75 माइक्रोन से पास हो गया है उसको हम लोग परसेंटेज फाइन्स कहते हैं, है ना. राइट. नाउ व्हाट वुड बी माय सेकंड क्राइटेरिया ऑफ ग्रेवल, कि ग्रेवल विद फाइन्स. ग्रेवल विद फाइन्स मतलब जिसमें फाइन्स की परसेंट 12 से ज्यादा है,
if your fines percent is more than 12%, then that is called as your gravel with fine. Now suppose मेरा जो है gravel, वो gravel with little or no fines आया. Suppose my gravel came with little or no fines, right? इसमें 5% तक ही fines है. तो उसको हम लोग आगे जो further classify करते हैं, we classify it into GW and GP. और gravel with fines जो है, जिसमें 12% से ज़्यादा fines है, उसको हम लोग classify करते हैं into GM, GC. Now मेरा जो gravel है, for example right now, कि वो मेरा with 5% fines तक ही है. फाइन की जो परसेंटेज है वो 5% तक ही है. तो मेरा क्या होगा? इट विल बी आइदर GW और GP. नाउ GW और GP के लिए क्या करना है? उसके लिए फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बिटवीन GW एंड GP? डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है? सो विल सी कि मेरा CU जो है वो 4 से ज्यादा है एंड CC इज बिटवीन 1 to 3. CU इज ग्रेटर देन 4 एंड CC इज बिटवीन 1 to 3, राइट? तो अगर मेरा CU which is my coefficient of curvature है ना, D60/D10, अगर वो मेरा 4 से ज्यादा है and my CC which is my coefficient of curvature है ना, this is D30 square divided by D60/D10, if it is between 1 to 3 तो मेरा GW में आएगा. अगर मेरा CU greater than 4 और CC 1 to 3 का क्राइटेरिया में नहीं सेटिस्फाई होता है ना, then that would be my GP, है ना. ये क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? Is this clear up till now? Yes. यहाँ तक क्लियर हो गया? Okay. Now suppose अब हमारा जो आगे वाला है that is my gravel with fines. अगर मेरे gravel में fines जो की जो परसेंटेज है वो 12% से ज्यादा है ना, या फिर 75 माइक्रोन से जो पास हो रहा है वो 12% से ज्यादा है, तो that is called as my gravel with fines. तो gravel with fines मतलब 12% से ज्यादा fines है. तो gravel with fines is further classified into GM and GC, है ना. gravel with fines को हम लोग क्लासिफाई करते हैं GM और GC में. Now how to classify between GM and GC? GM and GC के लिए हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे. जस्ट अ सेकंड, सनी क्लास में हूं मैं ना, आई एम क्लास में, बाद में कॉल करता हूं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट इज योर GM and GC. GM and GC को हम क्लासिफाई करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं. इफ माय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 4, है ना, if my plasticity index is less than 4 तो मेरा हो जाएगा silty gravel, है ना. और अगर मेरा plasticity index 7 से ज्यादा है तो that would be my clay gravel. यहाँ तक क्लियर हो गया gravel वाला क्लासिफिकेशन आपको? ये क्लियर हो गया? तो आपने हाँ प्लीज पूछे. बाय द वे सर, अगर 75 माइक्रोन में जो पासिंग देखेंगे सर कितना, अगर वो 7 आ रहा है, ओके, यहाँ सर हम रेंज दिया है 0 to 5 एंड सेकंड रेंज इज ग्रेटर देन 12. इफ इट कम्स 7 और 8 देन व्हाट वी विल डू? 7 और 8 नहीं, अगर आपका 6 to 11 आता है, मैं थोड़ा सा और आपके क्वेश्चन को एलैबोरेट करता हूँ, है ना. देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट्स है ना, नोट्स को मैंने अभी रेड किया, दिख रहा है आपको? ओके सर, यस, है ना. तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको ये समझाने वाला था. पहले मैं सोचा कि आपका ये वाला जो बेसिक वाला जो है ना, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं फिर उस स्टेज में जाता हूँ. तो आपने पूछ लिया, अच्छा किया, थैंक यू फॉर दैट. नहीं मैं अभी बता, अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे वाला बताता हूँ. देखिए इसमें फाइन्स कहाँ तक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू फॉर दैट, है ना. इसमें फाइन्स है 5% तक, है ना, और इसमें फाइन्स जो है वो 12% से ऊपर है. तो अगर मेरा 6 to 11 के अगर बीच में फाइन्स आता है तो हम क्या करेंगे? नीचे का 12 के ऊपर का, 6 to 11 का तो कुछ जिक्र ही नहीं है. तो अगर 6 to 11 के बीच में अगर आता है तो हम लोग क्या विल यूज ड्यूअल सिंबल. मैं बताता हूँ ड्यूअल सिंबल क्या होता है. उसके आगे इसी जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहाँ है फॉर फाइन्स के लिए. प्लास्टिसिटी इंडेक्स में 4 से कम है और इसमें 7 से ज्यादा है ना. 5 और 6 की हुआ तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आपका 5 हुआ तो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 6 हुआ तो what to do if it is 5 and 6, then also we'll go for dual symbol. Now what is this dual symbol? हम लोग dual symbol मतलब आप ये एक लेंगे एंड आप ये लेंगे, है ना. एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा. ड्यूअल सिंबल में क्या होगा कि जैसे हम लिखेंगे ना GW सॉइल है या GP सॉइल है, तब हम लोग GW GP नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे GW GC, है ना. एक ऊपर का लेंगे, एक नीचे का लेंगे. Suppose your fines is 6%. अगर आपको फाइन्स मान लीजिए जैसे आपने पूछा ना 6% है और आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स मान लीजिए 4 है,
ये आपका जो फाइंस है ना, ये मैं F लिख देता हूँ, फाइन 6% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आपका वो है 4 है, ये है ना। तो क्या होगा, फाइंस 6 है, आइदर GWGP होगा या GMGC होगा, है ना। तो 6 मतलब इसमें से एक लेंगे और इसमें से एक, क्योंकि हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 या 4 से कम है ना। सपोज ये 3 है तो ये GM ले लेंगे, ये मेरा CU और CC वाला क्राइटेरिया में GW बैठता है तो हम यहाँ का ले लेंगे, तो मेरा है GWGM, राइट। मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको, उसमें आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज और एक चीज, ये जैसे GMGC वाला है ना, GMGC में मान लीजिए आपका PI कम है और 7 से ज्यादा, अगर मेरा PI मान लीजिए 6 हो गया, सपोज माय PI इज 6, तो उसमें इट विल हैव ए ड्यूअल सिंबल। ड्यूअल सिंबल मतलब वो सॉइल को हम लोग GC सॉइल कहेंगे, है ना, GMGC, राइट। उसमें दोनों आएंगे, वो GM एंड GC, मतलब सिल्टी ग्रेवल एज वेल एज क्लेई ग्रेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 है ना, या फिर आपका मान लीजिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स 5 भी है, तो भी वो GMGC सॉइल कहेगा, बिकॉज इट विल हैव ए ड्यूअल सिंबल, है ना, वो ड्यूअल सिंबल लेके चलेगा। तब आपका सिर्फ GWGP या GM या GC अलग अलग नहीं रहेगा, उसमें दोनों सिंबल रहेंगे, क्योंकि उस सॉइल में दोनों आपके GM और GC दोनों की प्रॉपर्टीज मिल रही है आपको। क्लियर हो गया आपको ये? नाउ अभी तक हमने जो पढ़ा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? ग्रेवल का क्लासिफिकेशन समझ में? यस सर, समझ में आ गया। पक्का? ओके, चलिए। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, अगर आप लोग ये समझ गए तो आप लोग मान लीजिए कि आपने 90% सब कुछ समझ लिया, है ना। मैंने कहा था ना कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं टोटल सॉइल के, देयर आर 18 ग्रुप्स, है ना। 18 में से हमने अभी तक कितने पढ़े? सिर्फ 4। और मैं ये अगर बोलूं कि आपने 90% पढ़ाई कर ली है, तो थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा कि आपने 18 ग्रुप में से सिर्फ 4 ग्रुप ही तो पढ़े हैं, GWGP, GM एंड GC, ओनली 4 यू हैव स्टडीड आउट ऑफ 18 ग्रुप, और मैं कह रहा हूँ 90% हो गया। तो कुछ थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग लग रहा हो, बट यू विल गेट टू नो कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपने 90% पढ़ाई कर ली है। ओके, सो अगर आपको ग्रेवल समझ में आ गया ना, तो सैंड का भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। एक्सट्रीम सॉरी। तो सैंड के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट। नाउ हियर यू कैन सी, जो मेरा ग्रेवल का क्राइटेरिया था ना, सेम वही के वही मेरा सैंड का क्राइटेरिया है, बट सैंड कब होता है? जब मेरा 4.75 mm सीप में 50% से ज्यादा पास हो जाता है। Here also you can see the same, ये देखिए 0 to 5, 0 to 5, 12%, है ना। यहाँ पे GW है तो यहाँ पे SW, यहाँ GP है तो यहाँ SP हो जाएगा, यहाँ GM है तो यहाँ SM हो जाएगा, और यहाँ पे GC है तो यहाँ SC हो जाएगा। बट सेम टू सेम आपको ऊपर कॉपी पेस्ट करना है। ये ऊपर की जो लाइन है ना, रेड लाइन के ऊपर जो है, वही नीचे आ जाएगा, बस G के जगह S से बदल जाएगा। बट देयर इज जस्ट अ सिंगल चेंज ओवर हियर। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा CU ग्रेटर देन 4, CC 1 2 3 था, यहाँ पे सैंड के लिए मेरा कर्वेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे CU ग्रेटर देन 4 के जगह यहाँ पे मेरा जो क्लासिफिकेशन फैक्टर रहेगा, दैट इज CU ग्रेटर देन 6, है ना। अदरवाइज बिसाइड्स दैट एवरीथिंग इज जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द टॉप। ग्रेवल का ही जो आपने पढ़ा उसी को नीचे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेम आप कॉपी कर लीजिए, कार्बन कॉपी। एक चेंज आपको करना है, ग्रेवल में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी था, जो कि ग्रेवल का साइज बड़ा होता है, तो इसलिए CU आपका ग्रेटर देन 4 था, whereas for sand where your particle size is lesser, है ना, यहाँ पे आपकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो ज्यादा होती है ना, तो दैट इज ग्रेटर देन 6। तो CU here is greater than 6, for gravel CU is greater than 4। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसको, आप लोगों को समझ में आ गया ये, है ना? Yes, sir. You got this, है ना, सैंड का? Yes, sir. है ना, have you got this? ओके, सब आ गया आप लोगों को समझ में? ये वाला कोर्स ग्रेन सॉइल हमने पढ़ लिया। देखिए मेरा जो सॉइल क्लासिफिकेशन था, Yes, sir. है ना, सॉइल को हमने, देखिए मेरा सॉइल कैसा रहता है, सॉइल को हमने 2 हिस्सों में बांटा। फर्स्ट वन इज माय कोर्स ग्रेन सॉइल, है ना, एंड सेकंड वन इज माय फाइन ग्रेन सॉइल, राइट। तो कोर्स ग्रेन के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल को देखा हमने। कोर्स ग्रेन फर्दर हमने क्लासिफाई किया ग्रेवल में,
है ना, और सैंड में, ठीक है। तो ग्रेवल के 4 हिस्से हो गए और सैंड के कितने हो गए, 4। तो टोटल हमने अभी तक कितने पढ़ लिए, हमने 8 पढ़ लिए। तो कोर्स ग्रेन में मेरे 8 सॉइल हो गए। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन कोर्स ग्रेन। टोटल मेरे कितने हैं, 18 में से हमने अभी तक 8 पढ़ लिए। 8 मतलब ग्रेवल के 4, JWGP, GNNGC एंड सैंड के 4, SWSP, SMNSC। अब फाइन ग्रेन के जो है ना वो 9 है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉइल इन फाइन ग्रेन। एंड लास्ट में एक होता है जो आपका है, दैट इज योर पिट, जिसको हम लोग पी भी कहते हैं या फिर आप PT भी यूज कर सकते हैं, है ना, दोनों चलता है। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप पिट को यू कैन डिनोट थ्रू P ऑल्सो, और P स्मॉल t लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर 1 टाइप। तो आपके 8 हो गए आपके कोर्स ग्रेन, 9 हो गए आपके 9 देयर इज योर फाइन ग्रेन, एंड लास्ट वन इज योर पिट। तो 8 + 9 इज 17 + 1, टोटल आपके कितने ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप हो गए। तो आउट ऑफ दिस 18 ग्रुप हमने कोर्स ग्रेन सॉइल के 8 ग्रुप पढ़ लिए। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल कब होगा, जब आपका 75 माइक्रोन सीड में 50% से ज्यादा सॉइल पास हो गया हो, तो हम फाइन ग्रेन सॉइल पढ़ेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आपको कहाँ जाना है, यू हैव टू जंप टू दिस वन, है ना, यू हैव टू जंप टू दिस चार्ट, है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमको टेबल रेफर करना था, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमको क्या करना है, हमको ये चार्ट रेफर करना है ना। अब इसमें सिंपल सा है, फाइन ग्रेन सॉइल कितने हैं तरह के हैं हमने पढ़े अभी। फाइन ग्रेन सॉइल हमारे 9 तरह के हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। दिस इज वेरी सिंपल वन, है ना। फाइन ग्रेन में आपको ज्यादा दिमाग उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सा है। फाइन ग्रेन सॉइल आते ही आपको क्या करना है, इस प्लास्टिसिटी चार्ट पे जंप करना है। नाउ व्हेन यू जंप इनटू दिस प्लास्टिसिटी चार्ट, तो फाइन ग्रेन के मैंने कहा 9 ग्रुप है। 9 ग्रुप कैसे, तो एक क्ले, ये है सिल्ट और ऑर्गेनिक, ये हमारे 3 मेन ग्रुप हो गए, क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक। C फॉर क्ले, M फॉर सिल्ट एंड O फॉर ऑर्गेनिक, राइट। क्ले के 3 हिस्से हैं, है ना, क्ले विद लो प्लास्टिसिटी, क्ले विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी। सेम सिल्ट के भी 3 हिस्से हैं, है ना। आप लोग यहाँ देख लीजिए, फिर हम लोग चार्ट में पढ़ लेंगे। तो सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, सिल्ट विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी। ऑर्गेनिक के भी 3 हिस्से हैं, है ना, ऑर्गेनिक सॉइल विद लो प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक सॉइल विद इंटरमीडिएट, ऑर्गेनिक सॉइल विद हाई प्लास्टिसिटी। नाउ दिस सी, क्ले के 3 हिस्से, सिल्ट के 3 हिस्से और ऑर्गेनिक के 3 हिस्से, टोटल कितने हो गए हमारे, 9। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट कि लो, इंटरमीडिएट और हाई क्या है ना। तो आपको एक सिंपल सा चार्ट बनाना है बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे मेरा प्लास्टिक सिटी इंडेक्स है ना, ना कि प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑन y एक्सिस एंड लिक्विड लिमिट ऑन x एक्सिस। तो अब लिक्विड लिमिट वर्सेस प्लास्टिसिटी इंडेक्स का एक चार्ट बनाते हैं ऑन x एंड y एक्सिस नॉर्मल, और इसको हम लोग वर्टिकली लिक्विड लिमिट के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। 35 पे एक हमने लाइन ड्रॉ किया है, एक 50 पे लाइन ड्रॉ किया है, राइट। तो 35 से बिलो जो है, 35 से बिलो जो है वो आपका हो जाएगा लो प्लास्टिसिटी वाला, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे L, ये एक L, ये एक L, जितने भी आप 35 से बिलो जो आ रहा है ना, इस लाइन के लेफ्ट साइड में, मतलब 35 से जो बिलो है, अगर आपका लिक्विड लिमिट 35 से बिलो आ रहा है किसी सॉइल का, तो आपका लो प्लास्टिसिटी हो गया। 35 to 50 के बीच में है, इफ इट इज बिटवीन 35 to 50, ये जो मेरी लाइन है ना दूसरी वाली, दिस इज माय 50 वाला लाइन है। लिक्विड लिमिट इसमें कितनी है, 50, राइट। तो इसमें आप जो भी देखेंगे बिटवीन 35 एंड 50, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, है ना। ये मेरा इंटरमीडिएट हो गया, आई, है ना, दिस इज इंटरमीडिएट। एंड इफ इट इज मोर देन 50 से अगर ज्यादा आता है, आपकी लिक्विड लिमिट अगर 50 से ज्यादा आता है, तो यू कैन सी हियर हाई, हाई एंड हाई। तो लो का मतलब क्या है कि 35 से कम आपका लिक्विड लिमिट, इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला, दैट इज 35 to 50, एंड हाई का मतलब क्या हुआ आपका 50 से ज्यादा, राइट। तो हमने L, I और H पढ़ लिया। नाउ देयर इज दिस इज द एक लाइन है मेरा, है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए लाइन कहते हैं हम लोग, इस लाइन को वी कॉल इट एज ए लाइन। ए लाइन का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन,
ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ये 20 वाला जो लिक्विड लिमिट है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज और इसका जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा ना वो क्या होगा, IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, ये माइनस 20 की वजह से ये यहाँ से चालू हो रहा है ना। तो कभी भी ए लाइन जो है आपका ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ये लिक्विड लिमिट 20 से स्टार्ट होता है और इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज 0.73 WL माइनस 20, राइट। तो इस 0.73 WL माइनस 20 के हिसाब से आप ये लाइन बनाएंगे, है ना। सो you'll get a लाइन ओवर हियर। नाउ ए लाइन के ऊपर में जो है वो आपका क्ले रहेगा, ए लाइन के ऊपर में जो है आपका क्ले रहेगा, ए लाइन के नीचे में जो आपका रहेगा इफ इट इज बिलो ए लाइन ओवर हियर, है ना, या फिर ये इसके नीचे, तो आपका ये सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। ए लाइन के नीचे सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर और ए लाइन के ऊपर आपका क्या रहेगा, क्ले रहेगा। इज दिस क्लियर? और अगर है ना ए लाइन के ऊपर जो भी आ रहा है वो आपका क्ले, ए लाइन के नीचे सिल्ट। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सपोज इट इज 40 और आपका लिक्विड लिमिट जो है, अगर आपका लिक्विड लिमिट जो है वो आया है 60, या इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं 80 करते हैं। सपोज योर लिक्विड लिमिट इज 60, है ना, और ये आपका लाइन है, ये ग्राफ है आपका। अभी बताइए कौन सा टाइप का सॉइल है। आपने देखा कि आपका 75 माइक्रोन सीव में 50% से ज्यादा सॉइल पास हो गया है। ऑन योर 75 माइक्रोन सीव इफ योर परसेंटेज पासिंग इज मोर देन 50%, तब क्या करेंगे, है ना, हम लोगों को ये प्लास्टिसिटी चार्ट, ऑन दिस प्लास्टिसिटी चार्ट योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स एज 40 एंड लिक्विड लिमिट एज 60। तो आपका कौन सा टाइप का सॉइल हो गया वो, ऑर्गेनिक है ना, नहीं सी, ये मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 40 है ना, तो मैं 40 से ये लाइन खींचूंगा। दिस इज सिंपल वन, ये 4th क्लास के न्यूमेरिकल जैसा है। ये 40 से मैंने खींच दिया, दिस इज माय 40 लाइन, और लिक्विड लिमिट मेरा 60 है, तो ये मेरा लिक्विड लिमिट ये 60 है ना। ये कहाँ पे काट रहा है, ओवर हियर, इट इज कटिंग ओवर हियर। तो बेसिकली वो क्या होगा, क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी, क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी। हाई क्यों होगा, बिकॉज ये 50 के बाद लिक्विड एबव ए लाइन है और लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा आ रही है, 50 से ज्यादा, आपको बस 50 से ज्यादा है और एबव ए लाइन है, तो एबव ए लाइन तो क्ले हो गया और 50 से ज्यादा है तो आपका हाई हो गया। तो आपको बस प्लॉट करना है लाइन, और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अब एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स is 20 and your liquid limit is 10. अब कौन सा होगा, ऑर्गेनिक ए विथ मीडियम प्लास्टिसिटी, देखिए ये 20 वाला प्रॉब्लम है ना, और लिक्विड लिमिट कितना है मेरा 10। यहाँ क्या हो गया, ये क्ले विथ लो प्लास्टिसिटी, ये वाला जो है ना आपका पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये Cl वाला पोर्शन है आपका, है ना, Cl है ना, क्ले विथ लो प्लास्टिसिटी। समझ में आ गया आप लोगों को ये। तो जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें हमारे कितने पार्ट्स हो गए आपके, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक के 3 तो 9 पार्ट हो गए, एंड लास्ट वन इज योर पिट। और लास्ट जो है मेरा वो है पिट। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, हमारे जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल देना सर। हाँ, दैट आई विल टेल यू। जस्ट क्या एक बार फिर से पूछेंगे, थोड़ा सा आवाज करिए। बोले सर ऑर्गेनिक सॉइल का एक एग्जांपल सर बताएंगे इस चार्ट पे। नहीं, थोड़ा सा फिर से पूछेंगे। आई थिंक आई मिस समथिंग, मैं कुछ मिस कर गया, आपकी समझ में नहीं आया मुझे। Can you ask once more? What you are asking? मैं सर बोला था कि ऑर्गेनिक सॉइल का एक एग्जांपल सर इस चार्ट के सर। क्ले और ऑर्गेनिक है ना, तो आप यहाँ देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20 है, सपोज योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 20 और आपका लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा हाई है, 60 है,
है ना? तो ये सिल्ट विथ हाई प्लास्टिसिटी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल विथ हाई प्लास्टिसिटी। इफ योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज योर 20, है ना, ऐसा होता नहीं इतना प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना कम हो और लिक्विड लिमिट 60 हो तो, एंड योर लिक्विड लिमिट इज 60 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 20 वाला ड्रॉ किया और ये 60 वाला ड्रॉ किया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये जो मैं हैश लाइन किया हूँ आपका, है ना, ये वाला आपका जो पोर्शन है, दिस इज योर सिल्ट विथ हाई प्लास्टिसिटी और ऑर्गेनिक मैटर विथ हाई प्लास्टिसिटी, ये वाला पोर्शन, राइट। नाउ सपोज आई टोल्ड यू कि आपके इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में 15 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। 18 में से आपका पहला क्या था, कोर्स ग्रेन का, तो कोर्स ग्रेन में कितने हो गए थे हमारे, ग्रेवल के 4, 8 हो गए, ग्रेवल के 4 और सैंड के 4, टोटल हो गए मेरे 4 हो गए, तो ये 8 टोटल हो गए मेरे कोर्स ग्रेन में। देन हम लोग फाइन ग्रेन में आए, फाइन ग्रेन में मेरे कितने थे, ये 9, तो उसमें मेरा क्या था, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर, इनके 3 है ना, सभी के 3 हो गए, मतलब लो, इंटरमीडिएट एंड हाई, तो ये हो गए मेरे 9 ग्रुप, तो 8 + 9 इज 17 ग्रुप हो गए, एंड लास्ट वन इज पिट। लास्ट जो ग्रुप है मेरा वो है पिट। नाउ व्हाट इज पिट, है ना, पिट के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना, वी हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग अबाउट पिट। हमने उसमें पढ़ा कि 75 माइक्रोन में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर आपका 4.75 में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं नहीं है पिट के बारे में। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू एनालाइज पिट। पिट क्या होता है, आप लोगों ने सीमेंट के फिजिकल टेस्ट एंड लैब टेस्ट पढ़े ना, फिजिकल टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं फील्ड में, सीमेंट के हम लोग क्या करते हैं, वी ओपन द सीमेंट बैग, फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें लम्स है कि नहीं, वी फाइंड आउट द कलर ऑफ द सीमेंट, दैट इज ग्रेइश ग्रीन, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हाथ डालते हैं, यू शुड गिव ए कूल फीलिंग, फिर हम लोग 2 उंगलियों के बीच में लेते हैं, यू शुड गिव ए स्मूथ, सीमेंट पे स्मूथ होना चाहिए, खुरदुरा रफ फीलिंग नहीं आना चाहिए, है ना, फाइनेस के लिए। फिर हम लोग क्या फीस्ट करके, मुट्ठी भर के सीमेंट लेते हैं, वी पोर इट ऑन ए बकेट ऑफ वाटर एंड द सीमेंट शुड फ्लोट बिफोर इट डाउन, है ना, वो डूबने से पहले थोड़ा फ्लोट होना चाहिए। ये हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया जो हम लोग बेसिकली फील्ड में करते हैं। लैब में हमारे अलग अलग टेस्ट है ना, आपका सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, आपकी कंसिस्टेंसी सीमेंट की, आपका स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का, है ना, फाइनेस टेस्ट। इन द सेम मैनर पिट जो है ना, ये मेरा पिट, इसका भी मेरा एक फिजिकल टेस्ट है और लैब टेस्ट है। नाउ सपोज इफ यू आर इन ए फील्ड, आपको फिजिकली पिट चेक करना है, इफ यू हैव टू चेक पिट फिजिकली आपके फील्ड में, तो पिट पता है क्या होता है, दलदल जो होता है ना, मडी सॉइल जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर पिट। द मडी सॉइल इज योर पिट बेसिकली। Now how we will check it कि whether it is a pit or not? You all have seen रोटी, रोटी का आटा बनाते हैं हम लोग, लोई बनाते हैं ना, आटा that is being made into रोटी, तो we first put water into the आटा, उसके गोल गोल बनाते हैं हम लोग, we make it a round shape something रोटी के पहले। Everyone has seen आटा को जो रोटी बनाने से पहले हाथ में गोल करते हैं, है ना, लोई बनाना। तो अगर आप if you want to make a dough like लोई, अगर आपका pit soil अगर आप हाथ में लेंगे ना, and if you have to try to make it give it a round shape, अगर आपको गोल शेप या आपको एक राउंड शेप देना है उसको, है ना, वो कभी भी राउंड शेप नहीं आएगा, it will always have a distorted ओवल टाइप का शेप बन जाएगा। अब जब भी उसको हाथ में लेके if you move your hand, और अगर आप उसको जैसे लड्डू बनाते हैं ना हम लोग, लड्डू जैसा बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर सर्कुलर शेप में, अगर आपका पिट सॉइल है, it will never form a लड्डू like full complete that type of shape, क्योंकि उसमें लिक्विड लिमिट इतनी ज्यादा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतनी ज्यादा है कि वो आपका कभी भी ओवल शेप ही क्रिएट करेगा, कभी सर्कुलर शेप नहीं लेगा वो, है ना, एक सर्कुलर शेप नहीं लेगा। जैसे आपका लड्डू बन जाएगा ना गोल, वैसे कभी नहीं बनेगा अगर आप हाथ में लेके पिट को चेक करें। ये तो हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, it will never attain a particular round shape. However, if you test pit in lab, ये तो हमने नॉन टेक्निकल चीज होगी जो हमने फील्ड में चेक किया। If I talk about lab test, ये हम लोग एक्चुअल पिट को कैसे पता करते हैं। If you go into the lab and if you test pit, तो पिट को लैब में टेस्ट करने के लिए है कि if any soil whose plastic limit, है ना, or whose liquid limit changes before oven drying and after oven drying by more than 25%, पिट वो सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट will change by more than 25% before oven drying and after oven drying। आपने सॉइल लेके आए बाहर से फील्ड से,
आपने उसको उसका लिक्विड लिमिट चेक किया, तो वो वैल्यू आई आपकी x। बिफोर ओवन ड्राइंग आपने जस्ट लैब से लाया और उसकी आपने लिक्विड लिमिट चेक की, दैट इज योर लिक्विड लिमिट बिफोर LLB, है ना, उसका वैल्यू आया x% सपोज। फिर आपने क्या किया, यू हैव डन ओवन ड्राइंग ऑफ द सॉइल दैट यू हैव बॉट फ्रॉम द फील्ड, आपने उसको ओवन ड्राई किया फॉर 24 आवर्स, है ना, एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आपने उसका लिक्विड लिमिट निकाला, तो लिक्विड लिमिट आफ्टर ओवन ड्राइंग वो वैल्यू आई आपकी y%, है ना। नाउ दिस डिफरेंस इन लिक्विड लिमिट दैट इज बिफोर ओवन ड्राइंग एंड आफ्टर ओवन ड्राइंग, x माइनस y, अगर ये डिफरेंस इन लिक्विड लिमिट इफ इट इज मोर देन 25% बिफोर ओवन ड्राइंग एंड आफ्टर ओवन ड्राइंग, अगर आपकी लिक्विड लिमिट में अगर 25% से ज्यादा का फर्क आ रहा है, if the difference in liquid limit is more than 25% before oven drying and after oven drying, then that type of soil is called as your pit. Clear हुआ आपको? Is this clear? Pit कैसे निकालते हैं हम लोग लैब में? If a soil whose liquid limit changes before oven drying and after oven drying by more than 25%, then that type of soil is called as pit. Is this clear to all of you? ये clear हुआ आप लोगों को? Yes sir. क्लियर? चलिए अब हम एक काम करते हैं, विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक, बट ब्रेक में जाने से पहले विल जस्ट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए कि आपका 75 माइक्रोन में जो पासिंग है, पासिंग कितना है आपका 75 माइक्रोन में, इट इज 30%। इसको थोड़ा सा कहीं पेपर में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या मोबाइल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पासिंग 4.75 mm जो है आपका, वो कितना है 70%। लिक्विड लिमिट जो है, जो सॉइल आपको लैब में मिला, दैट इज 33। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, प्लास्टिक लिमिट नहीं है ये, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज योर 12, योर CU इज 7 एंड CC इज 2.1। तो बिफोर आवर सॉइल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोगों ने देखा था कि कॉजेज ऑफ वीक फॉर्मेशन और अनस्टेबल फॉर्मेशन, वीक या अनस्टेबल फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में हमने देखा था। एंड वी हैव सीन दैट पुअर सबसॉइल जो होता है, जिसकी वजह से इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारा स्टेबल फॉर्मेशन जो है इट बिकम्स अनस्टेबल और वीकर, राइट। तो वी हैव सीन कि हमारा पुअर सबसॉइल कौन सा होगा, आपका जो भी फाइन ग्रेन सॉइल है ना, दोज आर कॉल्ड एज पुअर सबसॉइल, बिकॉज उसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है, उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, और उसमें कर्वेचर या फिर CU या CC के लिए कोई जगह नहीं है ना। फाइन ग्रेन सॉइल में हमने देखा देयर इज नो मेथोडोलॉजी ऑफ CU एंड CC, राइट। नेक्स्ट, नाउ यू विल बी अमेज्ड टू नो, आप लोगों को थोड़ा सा चौंक जाएंगे, तो ये 3 साल पुराना डेटा है, बेसिकली 3-4 साल पुराना। दिस इज बीन डेटा रिवील्ड बाय RDSO बाय टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम ऑल द जोनल रेलवेज। बेसिकली ये देखा गया है कि वीक फॉर्मेशन इंडियन रेलवेज में कितना है। सो देयर वाज सर्वे ऑफ ऑल द 16+1 17 जोन, एक्चुअली 16 जोन है, कोलकाता मेट्रो जो है दैट इज द 17 जोन दैट वी हैव। So in 2017 this was the data that, तो वीक फॉर्मेशन इंडियन रेलवे में उसको कहा जाता है जिसमें कोई परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो, है ना, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो या टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो, है ना, फॉर्मेशन के डिफेक्ट की वजह से, तो हम लोग उस फॉर्मेशन को वीक फॉर्मेशन कहते हैं। अदरवाइज इफ देयर आर मोर देन 4 अटेंशंस पर ईयर, अगर आपके SSC पीवे का जो गैंग है या मशीन जो लगी है, वो अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 4 से ज्यादा बार अटेंशन लग रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन प्रॉब्लम, देन दैट वुड बी टर्म्ड एज योर वीक फॉर्मेशन। तो ये डेटा लिया गया हर एक रेलवे से, एंड यू कैन सी द टोटल लेंथ ऑफ वीक फॉर्मेशन वाज अराउंड 3000 किलोमीटर, है ना, 2900 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर के आसपास, एंड ये अभी तक शायद डबल भी हो गया होगा, राइट। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो है वीक फॉर्मेशन की वजह से आता है, तो व्हाट आर द वीक फॉर्मेशन रिजल्ट इन, किस किस प्रॉब्लम को ये वीक फॉर्मेशन बढ़ावा देता है, राइट। विल जस्ट सी दिस वन। फर्स्ट इज इट गिव्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेफ्टी। आपकी स्ट्रेन रनिंग की जो सेफ्टी है ना, उस पर ये बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है, राइट, क्योंकि वीक फॉर्मेशन है, देयर माइट बी अ सैग समवेयर, है ना, आपका ट्रैक जो है टिल्ट हो सकता है कहीं पे, है ना, कट हो सकता है, आपके एम्बैंकमेंट में कटिंग वगैरह हो सकती है, तो बिकॉज ऑफ दैट द सेफ्टी ऑफ योर ट्रैक गेट्स हिंडर्ड। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर ऑपरेशन। आपका ट्रेन ऑपरेशन का जो है ना, ये कॉस्ट बढ़ा देता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज
देयर वुड बी लॉस ऑफ बलास्ट, बलास्ट पंक्चर हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है आपके ट्रैक का, एक्स्ट्रा लेबर लगता है वहाँ पे, 4 बार से ज़्यादा आपको उस ट्रैक का मेंटेनेंस करना पड़ता है, मशीन पैकिंग करानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन होता है क्योंकि वहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है. Either there would be a permanent speed restriction or a temporary speed restriction due to weak formation, because of which extra fuel consumption is there. And जो आपके ट्रैक के जो एसेट्स हैं उसके आपको प्री मैच्योर रिन्यूअल कराना होता है, उसकी जो लाइफ है उसके पहले ही आपको वो रिन्यूअल कराना होता है. Then there is adverse effect on punctuality due to the speed restriction, and finally it leads to the discomfort of the passenger. है ना, ट्रेन लेट होती है, जर्क्स वगैरह आते हैं, because of which this causes discomfort to the passengers. Okay, now what is the definition of weak formation? So we had several definition of weak formation. अगर हम देखें तो पहला हम लोग देखते हैं पीवे मैनुअल क्या बताता है. तो पीवे मैनुअल का पैरा 291 ये बताता है कि फॉर्मेशन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट शैल बी कैटेगराइज्ड एज दो तरह का फॉर्मेशन होता है बेसिकली पीवे मैनुअल के हिसाब से. फर्स्ट वन इज वेरी बैड एंड सेकंड वन इज बैड, है ना. तो वेरी बैड फॉर्मेशन क्या होता है, वेयर either there is a speed restriction है due to the formation problem. Speed restriction might be a temporary speed restriction or a permanent speed restriction जहाँ पे impose किया हो, and the number of track attention is more than 12 per year, उसको हम लोग bad formation कहेंगे या very bad formation कहेंगे, right? तो very bad formation हम किसको कहते हैं, जहाँ पे जिस भी formation की वजह से जिस भी ट्रैक के लेंथ में आपका permanent speed restriction. Audio is not available to all. कोई नहीं सुन पा रहा है? सुनाई दे रहा है सर, ऑडिबल सर. तो जिनको नहीं आ रहा है, I would just request you, क्या आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेंगे? If you log out and then log in, I think then you would be able to. ये होल्ड पे क्यों है ये लोग? Why they are in hold? I don't know. So just I would request, if you are not able to hear me, just log out and log in. अब पता नहीं, अगर सुनाई नहीं आ रहा होगा तो उनको ये भी नहीं सुनाएगा कि मैं लॉग आउट लॉग इन के लिए बोल रहा हूँ. So as per PV manual, our formation would be treated as very bad if the number of track attentions by manually or by machine is more than 12 per year, and if there is a speed restriction is imposed. Either the speed restriction might be permanent or temporary. And bad formation हम किसको कहेंगे, when speed restrictions के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, there is nothing written about the speed restriction, but the number of track attentions by machine or by manually is between 6 to 12. 6 से 12 बार के बीच में अगर ट्रैक अटेंशन है तो वो मेरा बैड फॉर्मेशन कहा जाएगा, या फिर 12 बार से ज्यादा अगर मेरा ट्रैक अटेंशन है then that would be treated as my very bad formation. Okay, now as per this Rayleigh board letter dated back in 1994, वीक फॉर्मेशन को उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया है या उसको डिफाइन ऐसा किया है कि वीक फॉर्मेशन शैल आल्सो इंक्लूड स्ट्रेचेस having speed restriction due to poor soil and stretches where frequency of track attention is more than 6 per year. तो रेलवे बोर्ड की इसी लेटर ने ये डिफाइन किया था कि जहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन है या फिर जहाँ पे 6 अटेंशन पर ईयर से ज्यादा का लग रहा है मैनुअली और मैकेनिकली, then that would be treated as your bad formation. सेम यही हमारे पीवीएन मैनुअल में इनकॉर्पोरेट किया गया अभी, राइट. ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन पावर कॉस्ट नॉर्म्स, है ना, मैन पावर फॉर कॉस्ट नॉर्म्स इन ट्रैक मेंटेनेंस, ये जो एमसीटीएन कमेटी है ना, ये हमारी हुई थी कमेटी, ये मई 2000 में ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 20 साल पहले अभी से, है ना. तो मई 2000 में दिया था, तो ऑलमोस्ट 20-21 साल हो गए उस कमेटी के रिकमेंडेशन को. ये कमेटी आपकी जो मैन पावर स्ट्रेंथ है ना ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी. अभी लास्ट ईयर 2020 या 2029 में भी ये कमेटी का दोबारा मीटिंग हुआ था ताकि मैन पावर कॉस्ट नॉर्म्स और ट्रैक मेंटेनेंस का जो गाइडलाइंस है उसको चेंज किया जाए. तो एज पर दिस MCN-TN कमेटी, दे हैव डिफाइंड द फॉर्मेशन व्हिच नीड्स 4 or more attentions in a year. So that would be treated as your वीक फॉर्मेशन. तो इसमें बैड या वेरी बैड को नहीं कहा, उन्होंने बैड और वेरी बैड फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसको हटा के उन्होंने वीक फॉर्मेशन कह दिया, है ना. ठीक है, तो उसने ये बताया कि हम बैड या वेरी बैड नहीं कहेंगे. Correct? तो this was as per the MC 2000.
राइट। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्मेशन जो है बैड है या वेरी बैड है या वीक है ना, देन व्हाट यू हैव टू डू, है ना, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए 5 स्टेप प्रोग्राम। तब आपको 5 स्टेप का एक प्रोग्राम एक्शन प्लान लेना है। फर्स्ट क्या करना है, मेक द फॉर्मेशन वेट और द सेल्स एंड साइड ट्रेन्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफाइल। अगर आपका बीजी ट्रैक है, ब्रॉड गेज ट्रैक है, बैंक में हो या कटिंग में हो, जैसा उसका फॉर्मेशन प्रॉपर वेट चाहिए उसको, वो आप वेट दीजिए। उसका जो सेस है ना, सेस आप प्रॉपर बनाएंगे, और साइड रेंज जो है उसको भी आप प्रॉपर एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोफाइल उसको आप बनाएंगे। फर्स्ट मेक व्हाट आर द ड्रॉबैक्स आर देयर, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। आपके ट्रैक का या फॉर्मेशन के जो ड्रॉबैक्स है उसको आप पहले रेक्टिफाई कीजिए। देन कैरी आउट शैलो स्क्रीनिंग, है ना, उसके बाद आप शैलो स्क्रीनिंग कीजिए बलास्ट का, ट्राई टू डू द शैलो स्क्रीनिंग ताकि आपका जो है ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए। देन यू इंश्योर humans your SSC PUA should ensure that there is no loose or missing fitting, and increase the ballast cushion by 300 to 350 mm, and then increase the slipper density to 1660 slipper density or 60 cm slipper density. And thereafter also, if the trouble is there, then detailed investigation is required. You can ask RDSO to come and give you suggestions on your this weak formation. Okay. The extent of weak formation can be identified by the ballast penetration profile also. अगर आप बलास्ट के नीचे खोदें, फॉर्मेशन में आप खोदते रहे हैं नीचे, तो आपका बलास्ट प्रोफाइल जो पेनिट्रेट हुआ है, जो डब्ल्यू प्रोफाइल पेनिट्रेट होता है, बेसिकली शो यू, जो आपका बलास्ट, ये आपका स्लीपर हो गया मान लीजिए, है ना, स्लीपर के नीचे आपका ये बलास्ट का बेड है ना, तो यहाँ पे जो बलास्ट पेनिट्रेट होता है ना, इट पेनिट्रेट्स इन फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू शेप लेता है बेसिकली, इट फॉर्म्स इन फॉर्म ऑफ ए डब्ल्यू, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू शेप पेनिट्रेशन ऑफ बलास्ट। तो यू जस्ट डिग इट, आप इसको खोद के देखेंगे कि कितना पेनिट्रेट हुआ है ना, एंड इफ द ballast penetration profile is of W shape and the depth of penetration is 300 mm or more, आपका फॉर्मेशन के टॉप से अगर 300 mm से ज्यादा अगर पेनिट्रेट हुआ है, so this gives you positive indication that your formation is weak। अगर आपका फॉर्मेशन के टॉप से, मतलब बलास्ट के बॉटम से अगर 300 mm तक या उससे ज्यादा अगर आपका बलास्ट पेनिट्रेट हुआ है और W शेप के बलास्ट penetration का शेप लिया है, then this will clearly indicate their formation is weak, and the depth of ballast pocket corresponds to the severity of weakness। अगर आपको देखना है कि कितना मेरा वीक है, तो जितना अंदर बलास्ट पॉकेट फॉर्म हुआ है या जो आपका बलास्ट पेनिट्रेट हुआ है, that will give you कि how much severe is your formation, है ना, weakness of the formation, right? So you can see here, ये आपका फॉर्मेशन का टॉप है, this is the top of your formation, है ना, and here you can see the ballast pocket form in the form of W, ना, रेल सीट के नीचे ये सबसे ज्यादा होता है, so that's why it forms a W shape basically, यहाँ पे एक W shape बनता है ना। Here you can see in the photo also, you can see the ballast punctured, so too much depth। तो एक आदमी की हाइट almost 1.65-1.75 मीटर की होती है, तो ये पूरा आदमी वहाँ खड़ा है, you can see how much the ballast has got penetrated। Further भी उसमें ballast और थे, but due to safety of the track it could not be seen, है ना, कि नहीं तो पता चला ट्रैक जो है साइड में स्लोप ना होने की वजह से ट्रैक वहाँ पे सेटल ना हो जाए, इसके वजह से आगे पेनिट्रेट नहीं कराया गया, आगे खोदा नहीं गया, बट यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट 1.25 मीटर तक इस गैंगमैन ने खोदा है, एंड यू कैन सी द इफेक्ट how much the ballast has penetrated into the track। Now what are the steps in the investigation or rehabilitation of this formation? First you have to survey the unstable stage, जो भी आपका unstable stage है, you have to survey it, you have to profile, you have to mark the L section as well as the cross section, है ना, prepare the L section, longitudinal section as well as the cross section। Then you have to go for the soil investigation and find out which type of soil is there। आपका फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन में भी आपका सिल्टी या क्लेई तो नहीं है, सिल्टी सैंड या सिल्टी ग्रेवल या क्लेई सैंड क्लेई ग्रेवल तो नहीं है, या फिर फाइन ग्रेन सॉइल में कोई हाई प्लास्टिसिटी या लो या इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी वाला सॉइल तो नहीं है। And then you have to go for the strength of the soil, bearing capacity calculate आप करते हैं। Then you go for design of blanket thickness। We'll see this blanket thickness design day after tomorrow। कल आप लोगों की छुट्टी है ना, परसों हम लोग इस blanket thickness को देखेंगे। Then there will be design of the side slope with effective residual shear stress parameter। And then अगर आपको लगता है कि कुछ आपको प्लानिंग करने में दिक्कत है या you need some assistance, you can have association of RDSO in planning of the rehabilitation work। And also if you have any G cell
इनके कुछ जोन्स या डिविजन्स में होते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से, यू कैन इन्वॉल्व योर जोनल और डिविजनल जी से फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, राइट? For data collection, you have this IDSO circular which was issued in May 2000. For this, we have to collect the soil sample, and the frequency of collection of soil sample would be one soil sample to be collected per 2.5 kilometer length. आपका जो length of track है ना? This is the direction of movement of track. तो हर 2.5 किलोमीटर में, if you have taken it at KNH 0, take it at 2.5 kilometer and then at 5 kilometer. हर 2.5 किलोमीटर में आपको एक सैंपल लेना है, कहीं से भी आप लीजिए, but you take at every 2.5 kilometer along the length of the track. Then go for test of Atterberg limit, that is your plastic limit, liquid limit, etc. Shrinkage limit हम लोग नहीं करते हैं basically. Shrinkage limit की जरूरत नहीं है for railway testing, है ना? But we have to go for plastic limit and liquid limit. Then we go for grain size analysis या फिर sieve analysis to determine the soil classification. Soil classification के लिए आपको liquid limit, plastic limit चाहिए, है ना? या plasticity index चाहिए, and grain size analysis से हमको आगे soil classification कर सकते हैं. Also we require CU and CC जो हमको grain size analysis से मिल जाएगा. Meter up to 10 meter beyond the toe of the bank. Now suppose this is the toe of your bank, है ना? तो toe of bank से 10 मीटर beyond, है ना? जो भी आपका बैंक है उससे 10 मीटर beyond the, and in this direction, in the longitudinal direction, हर 20 मीटर पे आपको ये करना है. हर 20 मीटर पे you have to plot the cross section, 20, 40 and so on. Then we have to go for the record of the track attentions. That was being done last 5 years or 10 years कि आपका हर साल एवरेज में कितने track attention लग रहे हैं, manually, by gang or by machine packing. Then we record the ballast penetration profile, है ना? This is done at every 20 meter. Yeah. Now you can see the various types of failure over here. You can see ballast pockets being formed in the W shape. अगर आपको ऐसा मिलता है, that means there is a bearing capacity failure at the subgrade top, है ना? जो मेरा soil, हमारा जो soil है, ये जो मेरा natural ground level है, NGL जिसको हम कहते हैं, that is called as subsoil, है ना? We call it as a subgrade, basically, right? तो मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड एज सबग्रेड, जो नीचे का है दैट इज कॉल्ड एज माय सबसॉइल. सो इफ यू सी ए ballast profile penetration in form of W, है ना, this is called as failure profile 1. That means the bearing capacity failure is at the subgrade top, है ना. अगर आपको ऐसे mud pumping मिलता है, mud pumping means the soil is coming out along with the water at the top. अगर आपको mud pumping मिलता है which is called as your failure profile 2, है ना, mud pumping failure है, आपका subsoil या subgrade failure हो रहा है, या subsoil का top जो है वो failure हो रहा है. Then third type of failure में भी base failure, है ना. आपका ये base जो है, you can see this was the slope, but you can see a base failure with a heave coming over here. यहाँ पे you can see a heave of soil that is got generated, है ना, due to the base failure. Also you can have a slow failure. आपका you might have a slow failure which is very predominant in Indian Railways. आपका slow failure हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, you can have a toe failure over here. आपका bottom में toe failure हो सकता है. ये toe जो है ये फैल जाता है ना, ये toe जो है it expands forward. So this type of failure is called as your toe failure, right? Also there might be a cess erosion by rain cuts, है ना. रेन कट्स हो सकता है, विंड ब्लोइंग की वजह से हो सकता है, या फिर कैटल पासिंग अगर हो रहा है आपके सेस में से, तो दिस वाज योर ओरिजिनल सेस, है ना, इतना विड्थ चाहिए था, नाउ द सेस इज ओनली दिस मच, यहीं तक सेस रह गया आपका, है ना, ड्यू टू दिस रेन कट्स और कैटल पासिंग और समथिंग लाइक दैट, या विंड इरोजन या वाटर इरोजन से. सो देयर इज अ सेस इरोजन लीडिंग टू द सबग्रेड बियरिंग फेलियर, बिकॉज ऑफ विच आपका जो लोड ट्रांसमिट सेस में होना था वो यू कैन सी जोन 1 एंड जोन 2 एंड जोन 3 में आपका ज़्यादा सबग्रेड बियरिंग फेलियर हो रहा है. And also
there might be spreading of bank or settlement of subsoil, है ना. आपका ये settlement हो सकता है फॉर्मेशन का, और might be a spreading of bank. So आपका जो प्रोफाइल यहाँ तक था, है ना, toe of bank यहाँ तक था, now this has been increased up to this point, है ना. So this is called as spreading of bank. Okay. So I will just skip this one, है ना. Now this is a very interesting one, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो what are the techniques that has been used in Indian Railways till now. तो एक एक टेक्निक जो हम पढ़ेंगे, यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि हम लोग जो पहले टेक्निक पढ़ रहे हैं उसके बाद हम सेवन ग्राउंडिंग पढ़ेंगे, तो सेकंड टेक्निक वुड बी बेटर देन द फर्स्ट वन, है ना. तो हर जगह कितना कितना ये जो टेक्निक्स है, रिहेबिलिटेशन मेथड्स जो इंडियन रेलवेज पे ट्राइड एंड टेस्टेड किया गया है, तो उसका क्या इफेक्ट रहा है ना. तो क्या इफेक्ट रहा है, वेदर इट वाज गुड बैड, या आपका इकोनॉमिकल, है ना, कहीं पे ज्यादा आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, मैन पावर कॉस्ट, या आपका जो है, या जो टेक्नोलॉजी रिहेबिलिटेशन मेथड था वो ज्यादा कॉस्टली था, उसका उतना रिपरकशंस नहीं मिला आपको जितना था रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से इट डिडंट गिव यू द रिजल्ट. methods that have been tested in Indian Railways for the past few years. First, pile method or pressure injection method. So we have a line pile method, pressure injection method, rehabilitation. Cement outing method, one by one this thing. Then we PVC pipes को ही vinyl drain के तौर पे यूज किया गया था. Then we have open cross drains filled with coarse grain material. And then we have Salballi or sleeper and rail piling, especially on the east coast area. ये साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला जो है हमारा, स्पेशली द वेस्ट कोस्ट, वहाँ पे लेयर ऑफ ब्लॉक्स यूज किए हैं. सिमिलर हम लोग देखेंगे एक एक करके, that have been tried and tested. The line will mix with that one. It will and shrinkage properties. तो लाइन क्या करेगा, वो पानी को सोख लेगा जो आपके क्ले कंटेंट या फाइन ग्रेन में था, and it will and the effect of this one, है ना, reducing reduction in property, it was felt for 3 to 4 years. ये 3 से 4 साल तक देखा गया जब ये LSPI किया गया वहाँ पे, या फिर लाइन पाइल जब नया बनाया गया, उसका इफेक्ट जो है 3 to 4 years तक दिखा गया. But after that, after 3 to 4 years, what happened? The line reaches out in the rain. Line वो lumps बन के पानी में बह जाता है. However, RDSO does not recommend this method anywhere. इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फॉर्मेशन है वो हार्ड हो जाता है और लम्प्स फॉर्म हो जाता है आपके फॉर्मेशन में, राइट. That's why RDSO has banned the use of LSPI or LPI. And for example, this was being tried kilometer 1K1 से लेके 15K7 तक on Panchkula Haldia section 1991 to 1995. Also, it was tried and tested in SCR. And SCR is some railway in Indian Railway. SCR वो railway है जो कि हर चीज का एक experiment करता है. In SCR we have so many experimental people. So Nagansun, Boroti and Balasha section of SCR, they have also used this line pile or line slurry pressure injection method. So does not recommend this method any further. कि आप लाइन को सॉइल के साथ मिक्स करके डाल दें, है ना. RDSO का अप्रूवल नहीं है. Next we have cement grouting method. In this, this is used in case of gradual subsidence of the embankment due to adequate compression of embankment. Cracks develop in the expansive soil and ballast pocket is formed. Here, what is done? A mixture of cement
in the ratio of 1:2 to 1:6 grout is produced and it is injected into the soil. जो unstable soil है formation, उसमें cement grout बनाया जाता है with a paste of cement and sand, and that is and a thin asphalt emulsion may be added to improve the flow of the slurry. ये इसकी जो slurry की जो through all the जो pockets है उसमें से जाने के लिए a thin asphalt emulsion and only localized lumps are formed, making the soil mass further heterogeneous besides characteristic. इसमें ये देखा गया, अब आप when you inject this in your this is your formation bed, है ना, अगर आप इसमें सीमेंट ग्राउट इंजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो है it will form lumps after setting it will form lumps, और ये जो soil particles है उसको ये bind करके नहीं रखता है, तो पहले जो बॉन्डेज था बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स उसको भी ये ब्रेक कर देता है. इट ब्रेक्स द बॉन्डेज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स आल्सो एंड ओनली लोकलाइज्ड लम्प्स आर फॉर्म. लोकलाइज्ड लम्प्स फॉर्म हो जाता है. तो आपने सीमेंट ग्राउटिंग से क्या किया, जो आपका प्रॉब्लम था उसको और एनहांस कर दिया, उसको और बढ़ा दिया. एंड दिस वाज यूज्ड इन बापतला सुंदरू सेक्शन ऑफ SCR, आल्सो इन सचिन मारोली, रेंटिया, जेकोट, मेघनगर, उदयगढ़ एंड बजरंगगढ़, पांचपीली सेक्शन ऑफ वेस्टर्न रेलवे. आई थिंक किसी का माइक ऑन रह गया. कैन यू काइंडली म्यूट द माइक प्लीज? कैन यू काइंडली म्यूट द माइक? किसी का माइक ऑन रह गया, इट इज मेकिंग ए हमिंग नॉइज. कैन यू काइंडली म्यूट द माइक? आई विल सी. ओके, जस्ट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग माइक ऑन मत कीजिएगा. अगर कोई डाउट है तो आप someone mic is on, let's request. Aniket Mathur ji, do you want to say something? Yeah, please mute on the mic. Thank you. Next जो यूज किया गया that was vinyl rain. इसमें क्या किया गया, ये जो आपका W प्रोफाइल बना है ना पाइप का, you can see जो बलास्ट पंक्चर का, ये you can see the W प्रोफाइल over here, है ना, you can see the W profile. तो what they have done, पहले इन्होंने इसका सर्वे किया कि W जो प्रोफाइल है बलास्ट पंक्चर का वो कहाँ तक है, and at the bottom of this W profile they have injected this PVC pipe, है ना, ताकि जो भी पानी है उस W प्रोफाइल में आके अटकेगा and this will be carried out through this W profile. और ये पाइप they have given it tilt outside, है ना, जो स्लोप है ये outside the formation उस साइड किया है उसने, है ना. तो बेसिकली ये देखा गया कि जो भी पानी है that will be collected in these pockets and this will be then drained out through these PVC pipes, right? So these vinyl drain pipes are provided to facilitate drainage of water from the ballast pocket formed, basically the W pockets that were formed. And the vinyl drains problem ये हुआ कि those vinyl drains got twisted, thus becoming ineffective, है ना. जब आप उसको देते हैं, प्रेशर ऊपर से इतना आ रहा है आपके ऊपर, सॉइल का प्रेशर है, ट्रैक का प्रेशर है, तो उसकी वजह से those got crushed, है ना. तो आपका ये जो डाया था इसका, है ना, ड्यू टू द प्रेशर दैट केम ओवर हियर, तो इट गॉट क्रश्ड लाइक दिस, है ना, ये क्रश हो गया, है ना. तो डायमीटर उसका कम हो गया, दोस गॉट ट्विस्टेड, है ना. एंड दिस ड्रेन्स आल्सो कॉज मोर प्रॉब्लम इन चेंजिंग द ट्रैक रिजिडिटी. तो पहले जो आपका थोड़ा सा ट्रैक में इलास्टिसिटी था, नाउ दे हैव चेंज द ट्रैक रिजिडिटी, रिजल्टिंग इन रफ रनिंग एंड ट्विस्ट डिफेक्ट्स इन द ट्रैक. देयर वाज a rough running and twist defects that occurred on the track. And this was used in Bapatla Sunduru section of SCR and Pandarsali Raj Kharswan section of Chakradarpur division in Southeastern Railway, and also in Kim Kosamba section of Western Railway. Right? So it has been used in several railways, but काफी साल पहले, 20-30 साल पहले यूज किया गया. Now, next is the cross open drains filled with coarse grained material. So these are provided to facilitate the drainage of water from ballast pocket, and drains are taken up to the toe of bank. इसमें क्रॉस ओपन ड्रेन बनाया गया था and filled with drainage material ताकि those will act as a filter material. This was not successful due to increase in water content in subsoil, which reduced the shear strength, and also did not succeed as the coarse material filled in rain was washed away due to the rainwater. And it causes more damage than to be useful. This was used in this Mankatha Baria section of Danapur division in Eastern Railway, which is now in East Central Railway in the year 1992. आज से 30 साल पहले यूज किया गया. नेक्स्ट इज दिस साल बल्ली और स्लीपर
number of places in Indian Railway, especially to prevent the slow failure. However, it has insignificant capacity to provide resistance against the destabilizing force of the comparatively huge soil mass. जब आपका huge soil mass आया तो this Salwali pile they used to get tilted. तो ये क्या किया गया, जो आपका फॉर्मेशन का जो टो था, टो पे ये सालवली को ऐसे पाइलिंग के तौर पे यूज किया गया. तो सालवली है ना, या बम्बू पाइलिंग और रेल पाइलिंग और स्लीपर पाइलिंग they did over here, but due to this extensive force of this formation है ना, अगर आपका हाई बैंक है, बहुत ज्यादा हाई बैंक है, सपोज ये बहुत ज्यादा हाई बैंक है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंसिव फोर्स होने की वजह से क्या हुआ, दिस गॉट टिल्टेड लाइक दिस है ना, एंड it got destabilized due to the high soil mass or huge soil mass present over there. Okay? So this was used in Bapatla Sundru section again of South Central Railway, and in this Angul Kolkata Chord line of Eastern Railway, where this Salwali is extensively used. And here this sleeper piling है ना, CST9 के जो ST sleepers जो थे STO, उसको यूज किया गया था in this Sundru Bapatla section. Now coming to the laterite blocks है ना, कुछ रेलवेज ने laterite blocks के layers भी यूज किए थे. So this method was tried by the Southeastern Railway in the year 1989 to 1991 है ना. It is used to prevent seasonal variation of the moisture formation and in formation top in expansive soil, which caused alternative heaving and shrinkage of the formation. However, this was found not successful due to the increase in water content in subsoil and thus reducing the shear strength of the soil. This was used in Pascoda area section of Southeastern Railway in the year 1990-91. I'll show you the diagram कैसे यूज किया था. तो ये laterite blocks को उन्होंने ना ब्लास्ट के नीचे और फॉर्मेशन के ऊपर रखा था. You can see over here, ये जो मेरा फॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पे इन्होंने laterite blocks को रखा था फॉर्मेशन के टॉप पे है ना. तो ये ब्लास्ट पंक्चर को बचाने के लिए, so as to save the blast from getting punctured, तो जो W शेप का मेरा जो बन रहा था ना, ये W प्रोफाइल जो बन रहा था, to avoid this W प्रोफाइल, उन्होंने क्या किया, laterite blocks पे एक लेयर डाल दिया यहाँ पे, ताकि reinforcement के तौर पे काम करे है ना, या फिर जो लोड आ रहा है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें. So they have provided this laterite block over here and over here, so that ये W टाइप का जो प्रोफाइल पंक्चर का प्रोफाइल है वो नहीं बने. Right? Next was the polyethylene or similar impervious sheets के जो layers यूज किए इनने to prevent the seasonal variation in moisture. Actually क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली ये देखा गया कि पानी जो है वो सिविल इंजीनियर का सबसे बड़ा दुश्मन है ना. अगर आप पानी को रोक ले, that means you have stopped, you have saved the life of the structure or you have enhanced the life of the structure. तो प्रॉब्लम ये होता है, I'll just show you. See, this is your ballast over here है ना, ये आपका ballast है, right? This is your ballast over here and this is the formation. पानी दो जगह से आ सकता है. Water can come from two places. One is जो आपका पोर वाटर प्रेशर है, ये जो नीचे से आ रहा है ना, जो नीचे से ग्राउंड वाटर का टेबल लेवल है ना, दिस में कम ओवर हियर, या फिर एडजॉइनिंग से कहीं से पानी है दैट कुड कम. तो ये जो पानी है दिस कॉल्ड एज पोर वाटर प्रेशर, जो कि आपका फॉर्मेशन से ब्लास्ट में जाता है. दिस वुड कॉज मड पंपिंग. सेकंड टाइप का जो पानी है दैट इज द रेन वाटर, या फिर जो सरफेस वाटर है जो आपका ब्लास्ट से नीचे आता है, व्हिच कम्स फ्रॉम ब्लास्ट टू द बॉटम. ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपका जो ये डब्ल्यू टाइप का जो शैलो या ब्लास्ट पंक्चर है जो फिनोमेना है उसको बढ़ावा देता है. तो वाटर कैन कम फ्रॉम बॉटम, ऐसे टोल्ड यू, ये नीचे से आ सकता है, या फिर वाटर कैन कम, जो सरफेस वाटर है या रेन वाटर है, इट कैन कम फ्रॉम ब्लास्ट. तो इंडियन रेलवेज के जो रिसर्चर्स थे उनके दिमाग में ये था, वी हैव टू जस्ट मेक ए बाउंड्री लाइन, ताकि जो ऊपर का पानी है, व्हेनेवर दिस वाटर फ्रॉम टॉप विल कम, ये जो ऊपर का पानी है वो मेरे फॉर्मेशन में नहीं जाए है ना, और नीचे का जो पानी है ये मेरे ब्लास्ट में नहीं जाए. तो व्हाट दे हैव डन, उनका था कि यहाँ पे एक बाउंड्री बना दिया जाए है ना, जस्ट यू हैव टू लेयर समथिंग इम्परवियस लेयर, ताकि ये जो है पानी नीचे का नीचे रह जाए और ऊपर का जो पानी है ऊपर रह के या फिर ये साइड में बह जाए. व्हेन इट विल कम थ्रू दिस इट विल गो आउटसाइड, एंड दिस वाटर आल्सो विल नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू द ब्लास्ट, देयरबाय वी कैन स्टॉप द मड पंपिंग. बट हुआ क्या है ना, what happened, this type of methodology was unsuccessful due to the increase in water content below the sheet. Now when this was done है ना, जब इसको बना दिया गया तब प्रॉब्लम क्या हुआ,
Now this is the embankment and this is the ballast profile that we have above the embankment. Now ये जो पानी को ऊपर जाना था, when this water tried to go up, now you have a impervious layer over here. आपने polyethylene का sheet डाल दिया, तो पानी जाके it got stagnated over here, है ना? It is lighter than the soil, so it got stored over here at the top. And due to this increase in water content below the sheet and water not evaporated by the capillary reaction, तो पानी ना evaporate हो पाया ना capillary reaction के through जो ऊपर आया था, it could not get evaporated क्योंकि आपका यहाँ पे ये रुक गया ballast. It got stored at the top of your bank. Thus it reduced the shear strength of the soil leading to the formation failure. Therefore यहाँ जब पानी रह गया तो यहाँ पे water content बढ़ने की वजह से your soil become more plastic in nature and this created a more havoc situation rather than giving a solution to your problem, right? And this was used in Raj Kharvasan Sini section of Southeastern Railway and also in Galudi Ghatsila section of Chakradarpur division in Southeastern Railway. Okay, next came the use of geosynthetics. So I will just skip this. Geosynthetics को मैं last में पढ़ाऊंगा, but I will just go to the another topic. Last में मैं geosynthetics इसलिए पढ़ाऊंगा कि उसको last के लिए रख लेते हैं and we'll also see few of the examples कि कहाँ पे क्या किया गया, उसके क्या प्रॉब्लम फेस हुए, right? तो I'll just give you a brief example कि geosynthetic जो होता है आपका, it is basically दो तरह के मिलते हैं. One is your woven geosynthetic, another one is non-woven. तो हम लोग जो यूज करना है रेलवे में, that is your non-woven geosynthetic, है ना? If you have come to here at EDC, I would have shown you geosynthetics कैसा दिखता है ना? जैसे आपका एक कपड़ा होता है ना, geosynthetic, तो geo means soil, geology, तो geo is means soil and synthetic means जो natural नहीं है, artificially made है, that is called as synthetic. तो geosynthetic एक कपड़ा होता है जो कि artificially बनाया जाता है. और हाँ जी, या प्लीज पूछे, सुनाई नहीं आया, क्या कह रहे हैं? ये जियोसिंथेटिक वन डायरेक्शन वाटर फ्लो अदर डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, करेक्ट सर? हाँ, आपके देखिए बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, आपकी यूज पे है, आप कैसा यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा. मैं आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको आंसर देता हूँ इसका. देखिए एक्चुअली जियोसिंथेटिक क्या करता है, इसको हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं, है ना, या इन प्लेनर परमेबिलिटी कहते हैं. इन प्लेनर परमेबिलिटी, है ना. इन प्लेनर परमेबिलिटी क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए जियोसिंथेटिक जो है, ये मेरा ऊपर ब्लास्ट है और नीचे सपोज मेरा फॉर्मेशन है. हम लोग जियोसिंथेटिक एंटायर विड्थ पे लगाते हैं इंक्लूडिंग सेस, एंटायर सेस विड्थ पे लगाते हैं जियोसिंथेटिक को, राइट? ना किसी ब्लास्ट के नीचे, एंटायर सेस पे लगाते हैं और यहाँ पे फिर मिट्टी डाल देते हैं. इन प्लेनर परमेबिलिटी ये होता है कि ये जो है पानी इसके थ्रू पार नहीं जा सकता, इसके थ्रू पार नहीं जा सकता. पानी अगर यहाँ से आएगा तो ये प्लेन के थ्रू, ये जो इन प्लेन है ना, इसका जो प्लेन है इसके थ्रू चला जाएगा, इसको पार नहीं करेगा. द वाटर कैन नॉट पास थ्रू दिस जियोटेक्सटाइल, इट कैन ओनली फ्लो थ्रू इट्स प्लेन. ये जो इसका प्लेन बना हुआ है ना, इसका सरफेस, इसके थ्रू ही पार हो सकता है. इवन कि पानी अगर यहाँ से भी आएगा, इट विल नॉट पास हियर, ये इस साइड नहीं जाएगा, ये इसी साइड इन प्लेन परमेबिलिटी में चला जाएगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द जियोसिंथेटिक दैट वी यूज इन आवर इंडियन रेलवे. तो यहाँ पे क्या होता है, ये पानी जो हम लोग पॉलीथिलीन शीट जब यूज किए थे तो पानी जाके क्या यहीं पे रुक रहा था, है ना, वाटर यहीं स्टैग्नेंट हो रहा था. बट जियोसिंथेटिक में क्या है, इन प्लेन परमेबिलिटी है. आपका ये फॉर्मेशन टॉप है ना, ये स्लोप में है 1/30 के, ये जो फॉर्मेशन का जो टॉप है ये 1/30 के स्लोप में हम लोग डालते हैं ना इसको, तो 1/30 के स्लोप में आपका जियोटेक्सटाइल भी होता है. तो जो व्हेन द वाटर कम्स अप, जियोटेक्सटाइल उसको कैच करता है और इन प्लेन परमेबिलिटी की वजह से ये इसको बाहर फेंक देता है. सो द वाटर कम्स अप एंड ड्यू टू द स्लोप एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इन प्लेन परमेबिलिटी, ये पानी बाहर आ जाता है. सिमिलरली फॉर द टॉप, ऊपर से भी जो पानी आता है इन प्लेन परमेबिलिटी की वजह से ये पार नहीं करता है ना, ये थ्रू नहीं जाता है जियोटेक्सटाइल के, ये बाहर निकल जाएगा. हियर आल्सो इफ द वाटर कम्स हियर, इट विल गेट क्रॉस्ड ओवर हियर, है ना. नाउ दिस is being used by several railways for geotextile और geogrid हम लोग यूज करते हैं, है ना. तो I'll just show you geogrid कैसे यूज करते हैं. So you can see here the video. It will just start in 1 to 2 30-40 seconds, है ना.
So here you can see we are using this with this is the geogrid. हम लोग क्या फॉर्मेशन के ऊपर जियोग्रिड डाल रहे हैं ताकि ब्लास्ट जो है वो नीचे पंक्चर ना हो. ग्रिड जो होता है ना, ये जैसा आपका सीव होता है ना, छन्नी, उसके ऐसा होता है. ये ब्लास्ट के साइज से थोड़ा छोटा होता है ना, जो आपका नॉमिनल साइज है ब्लास्ट का उससे थोड़ा छोटा होता है. 25 mm 30 mm का ग्रिड है ताकि जो ब्लास्ट है, बड़ा ब्लास्ट, इट डज नॉट गेट पंक्चर्ड ओवर देयर, है ना. यू कैन सी, ये देखिए जियोग्रिड है तो ब्लास्ट जो है वो नीचे पंक्चर नहीं होगा, तो आपका फॉर्मेशन इंटैक्ट रहेगा, है ना. बट इसमें फ्लॉ क्या है कि आपका ब्लास्ट पंक्चर होने से बच जाता है, बट जो पानी है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ब्लास्ट से फॉर्मेशन में जा रहा है और फॉर्मेशन से भी ऊपर आ रहा है ब्लास्ट में. बिकॉज ऑफ विच जियोग्रिड के साथ साथ जियो टेक्सटाइल भी लेके आ गया. नाउ टेल मी, जियोग्रिड और जियो टेक्सटाइल जो है, जियो टेक्सटाइल इज लाइक कपड़ा, जो आपका कपड़ा होता है ना, व्हिच इज सिंथेटिकली मेड. तो आई विल शो यू द वीडियो हाउ दिस जियोग्रिड एंड जियो टेक्सटाइल आर लेड टुगेदर. So you can see here, जब हम BCM मशीन चलाते हैं उसके पीछे you can see the geogrid as well as the geotextile are laid together. तो ये कटिंग चल रहा है पहले, है ना, जो भी आपका ब्लास्ट है उसको निकाला जाता है. उसके पीछे पीछे you have one roll of geotextile and one roll of geogrid. geogrid जो है आपका वो ब्लास्ट के नीचे आता है ना. geogrid जो है आपका that will come below the blast, है ना. Why geogrid will come below the blast? ताकि जो मेरा जियो टेक्सटाइल है ना, ये आपका जैसे ये फॉर्मेशन हो गया, है ना, और ये आपका ब्लास्ट का हो गया, राइट. तो व्हाट इज डन, पहले हम लोग जियो ग्रिड का जो है वो लेयर डालते हैं. यहाँ पे पहले जियो ग्रिड का लेयर आएगा, पहले जियो ग्रिड का लेयर डालते हैं ताकि जो ब्लास्ट है वो मेरा जियो टेक्सटाइल जो कि एक कपड़े जैसा है, इट इज जस्ट लाइक ए टेक्सटाइल, है ना. तो ये जियो टेक्सटाइल को पंक्चर ना कर दे, जियो टेक्सटाइल हम नीचे डालते हैं फुल विड्थ में. ये जियो टेक्सटाइल अप टू द फुल फॉर्मेशन विड्थ यहाँ जाता है ताकि ये पानी को इन प्लेन परमेबिलिटी के थ्रू बाहर निकाल दे, राइट. एंड इसमें कोई पंक्चर ना हो, मेरा ब्लास्ट जो है, माय ब्लास्ट शुड नॉट पंक्चर माय जियो टेक्सटाइल, न्यूली लेड जियो टेक्सटाइल. इसलिए हम लोग एक फिल्टर मीडिया देते हैं, एक सीव छलनी डालते हैं उसके ऊपर, है ना, एक प्रोटेक्शन मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज माय जियोग्रिड. तो जियोग्रिड हम लोग उसमें यूज करते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर. तो जियो टेक्सटाइल जो है मेरा फॉर्मेशन के ऊपर और उसके ऊपर मेरा जियोग्रिड आ रहा है, जियोग्रिड के ऊपर ब्लास्ट आता है ताकि ब्लास्ट मेरा जियो टेक्सटाइल को पंक्चर नहीं कर दे, राइट. So you got this one, है ना. So this is how we use geotextile and more better is कि आप geotextile के साथ geogrid भी यूज करें ताकि आपका geotextile की जो लाइफ है वो बढ़ते रहे, है ना. नॉर्मली geotextile अगर सन के कांटेक्ट में नहीं आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आता है, या फिर आपका ट्रेन में से जो एफ्लुएंट नीचे गिरता है, टॉयलेट ड्रॉपिंग्स आ रहे, वो अगर आपके geotextile पे नहीं गिरता है, so you get a life of around 100 years for geotextile. जियोटेक्सटाइल की जो लाइफ है दिस इज अराउंड 100 years. अगर आपके टॉयलेट ड्रॉपिंग्स नहीं आता है, उसपे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, एंड मोर ओवर इफ ये दिस जियोटेक्सटाइल डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द सन, राइट. सो व्हाट विल डू नाउ विल बट ये जो इसके कंसर्न्स थे हमारे जियोटेक्सटाइल के, वो ये है कि डिग्रेडेशन is there in the quality of the geosynthetic material laid directly below the blast. तो geosynthetics को अगर हम डायरेक्टली ब्लास्ट के नीचे ले करते हैं तो it will degrade, है ना. Also there will be a blast puncture without embedding, if you lay it without embedding in a layer of coarse granular material like blanket, है ना. Also by the exposure of ultraviolet rays, light coming from the sunshine, or for the chemicals dropping, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर टॉयलेट की ड्रॉपिंग्स या डस्ट या रेन की वजह से भी जियोटेक्सटाइल खराब हो सकता है, तो उसको अगर हम लोग प्रॉपर्ली रैप करके डालें अंदर तो इट विल फंक्शन फॉर अराउंड 100 years. In expansive soil substrates, example the black cotton soil, the geogrid becomes ineffective in long term in absence of proper separation and drainage layer. Also प्रॉब्लम आपको क्या आएगी कि जब आप जियोग्रिड और जियोटेक्सटाइल एक साथ ले करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप मशीन लेके आएंगे, है ना, अगर आप बीसीएम मशीन आपके एसएससीपी में अगर दोबारा मशीन चलाना चाहते हैं 5 साल या 10 साल बाद,
तब ये जो जियो ग्रिड है ना, आपका जो जियो ग्रिड वाला जो हमने दिखा रखा था, इट विल गेट एंटेंगल्ड, है ना, इट विल इंटरफियर इन द नेक्स्ट डीप स्क्रीनिंग बाय द PCM, है ना. Therefore, it is always ideal solution to lay a geogrid with geotextile wherever there is required with a blanket layer, and the second best alternative is laying just below the ballast layer using PCM. So this is how we can do, and also we should protect the slopes with suitable measure. जब हमने geotextile बना दिया तो स्लोप को भी हम प्रोटेक्ट कर दें, क्योंकि जो वाटर जो नीचे से पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होकर ऊपर आ रहा है जनरेट होके, इट विल ट्राई टू डिसिपेट आउट थ्रू द स्लोप, क्योंकि वो इनक्लाइन परमेबिलिटी की वजह से जो पानी ऊपर आ गया विल ट्राई टू मूव साइडवेज, राइट. सो फॉर अनदर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग दिस और रिहेबिलिटेशन जो हम करते हैं फॉर्मेशन का, और लेइंग ऑफ ब्लैंकेट डाल के हम रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं. तो वेरियस मेथड्स जो इंडियन रेलवेज में ट्राइड एंड टेस्टेड है टिल नाउ इज एल्युमिनियम गर्डर मेथड. वी विल सी वन बाय वन. देन वी हैव ट्रैक डिसमेंटलिंग मेथड, लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक मेथड विद डीप स्क्रीनिंग, सीसी क्रिप मेथड या रेल क्लस्टर मेथड आल्सो बीइंग यूज्ड. रेल क्लस्टर मेथड एक अलग मेथड यूज किया था ईस्टर्न रेलवे में, सीसी क्रिप का ही मॉडिफाइड वर्जन था वो, जो ईस्टर्न रेलवे मेथड भी कहा जाता है. देन वी हैव दिस सैंड ड्रॉपिंग मेथड इवॉल्व्ड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे. देन वी हैव फुली मैकेनाइज्ड मेथड. So these are the various methods that has been tried and tested for your this laying of blanket on the existing track. अगर आपको existing track में formation rehabilitation करना है या formation आपकी खराब है उसको सही करना है, so you can have all these method. The most advanced one is this fully mechanized method. We'll see one by one all these things. We have seen the various methods. हम लोगों ने बस नाम देख लिए थे कि क्या क्या methods हैं हमारे, जिससे कि हम लोग जो है ब्लैंकेट ले कर सकते हैं, फॉर्मेशन को रिहेबिलिटेशन का काम कर सकते हैं, है ना, इन द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन. एज यू मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द ओपन लाइन, अगर हमारे फॉर्मेशन में दिक्कत हो तो क्या क्या है हमारे पास, जैसे एल्युमिनियम गर्डर मेथड, ट्रैक डिसमेंटलिंग, सीसी क्रीप, रेल क्लस्टर, सैंड डंपिंग एंड फुली मैकेनाइज्ड मेथड. तो हम लोग एक एक मेथड को वन बाय वन विल सी राइट नाउ, है ना, एक एक मेथड हम एक एक करके देखते हैं. तो फर्स्ट इज योर एल्युमिनियम गर्डर मेथड. As you can see in this model picture, है ना, ये मॉडल में आप देख सकते हैं कि इसमें एल्युमिनियम के गर्डर यूज किया गया है ना. सो गर्डर जो है दिस इज नॉट कास्ट आयरन और समथिंग लाइक दैट, है ना, MS के भी नहीं है, दिस आर एल्युमिनियम के गर्डर, ताकि आप इसको अच्छे से लिफ्ट कर सकें विद मिनिमम मैन पावर और मशीनरी, है ना, क्योंकि एल्युमिनियम का जो यूनिट वेट है वो कम होता है. तो हियर व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट क्या है एल्युमिनियम गर्डर मेथड का. यू कैन सी गटर जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग 4 गटर यूज करते हैं. सो यू हैव 1 2 3 एंड 4, 4 गटर हम यूज करते हैं, ईच हैविंग लेंथ ऑफ 6.6 मीटर लॉन्ग, और हर एक का जो वेट है, मतलब 1 2 3 एंड 4, हर एक का जो वेट है आपका वो 600 किलो का है. ईच गटर इज हैविंग लेंथ ऑफ 6.6 मीटर लॉन्ग, है ना, दैट इज हाफ ऑफ योर रेल लेंथ. जो आपका रेल लेंथ है ना 13 मीटर का, उसका हाफ 6.6 मीटर लॉन्ग, एंड ये 4 पार्ट्स में यूज करते हैं, और हर एक का जो है 6.6 मीटर लॉन्ग का जो वेट है दैट इज 600 kg. नाउ दिस कैन बी असेंबल्ड एंड इंसर्टेड इनटू द ट्रैक मैनुअली विदाउट द यूज ऑफ क्रेन इन ट्रैफिक ब्लॉक. आप इसको बिना क्रेन के हेल्प से भी आप मैनुअली इसको इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं ट्रैक में से, है ना. Here 5 girders are used in a series. तो ये आपका एक सेट हो गया. This is a complete set of a single girder, है ना. You can use set of 5 girders, है ना. तो ये 5 सेट आप यूज कर सकते हैं, which are supported on wooden cribs on either side. So this can be supported on wooden cribs, है ना. तो ये गर्डर आपके पे सपोर्ट करके आप ऐसे 5 सेट आप इधर, है ना. You can use 5 sets on either side. The formation underneath is excavated and replaced with the specified material. अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्मेशन के नीचे, if there is any problem over here, यहाँ की अगर मिट्टी आपकी खराब है, this one, so गर्डर आपने लगाने के बाद you can excavate this soil, है ना. इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जो predominant soil है पुराना वाला, you can take it out, and आपको जो भी ब्लैंकेट के मटेरियल के स्पेसिफिकेशन की जो भी soil डालने हैं, you can insert those soil over here, right? But here I think I would request all of you to just kindly mute your mic once. एक बार आप अपना mic please mute कर दें तो सही रहेगा. Here the subgrade material is to be transported and stacked in advance along the track.
जो भी आपको इसके नीचे जो मटेरियल डालना है ना, जो भी यहाँ पे मटेरियल आपको नया वाला मटेरियल डालना है, ब्लैंकेट का हो या सबग्रेड का हो, दैट इज ट्रांसपोर्टेड ऑलरेडी अलोंग साइड द सेस। उसको सेस पे रखा जाता है पहले से ही, है ना, मिक्स उस सॉइल मिक्स को। एंड देन laying of blanket material is done manually underneath the gutter and compaction is done by power driven small compactors, right? फिर हम क्या करते हैं, जो ब्लैंकेटिंग मटेरियल है या सबग्रेड का जो मटेरियल है, जो सॉइल हमने हमारे स्पेसिफिकेशन का जो सॉइल है जो हमने सेस में रखा था ट्रैक के बगल में, उसको हम लोग ट्रैक के नीचे जिसको हमने एक्सकेवेट कर रखा है उसमें हम लोग इसको पुट अप करते हैं। वी ले द ब्लैंकेटिंग मटेरियल अंडरनीथ द gutter और उसके बाद हम उसको वी कॉम्पैक्ट इट बाय पावर ड्रिवन कॉम्पैक्टर। स्मॉल हैंडल्ड कॉम्पैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। एंड दिस इज ऑल डन अंडर द ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक ब्लॉक में किया जाता है ये। आफ्टर द वर्क इज एट वन लोकेशन इज डन, द गटर इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लोकेशन। आपका एक पर्टिकुलर लेंथ का अगर काम हो जाता है, सपोज आपने इस लेंथ का फॉर्मेशन को आपने ठीक कर दिया यहाँ पे, है ना, फिर ये जो गटर है आपका, ये ऊपर में जो गटर था, यू शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लोकेशन। ये आप इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं पुराने वाले पे, फिर आप ये नए जगह का जो है यहाँ का फिर मटेरियल निकाल के यू पुट ए न्यू मटेरियल ओवर देयर, न्यू सॉइल मटेरियल वापस डाल देते हैं, है ना। एंड द एडजेसेंट पॉट्स आर अटेंडेड बाय सिमिलर प्रोसेस। हियर वुडन क्रीव स्पेसेस व्हिच आर लेफ्ट इन बिटवीन, है ना, आपने वुडन पे सपोर्ट किया था ना इसको। इफ यू सी ओवर हियर यू हैव सपोर्टेड इट ऑन वुडन क्रीव्स, आपने इसको वुडन क्रीव्स पे सपोर्ट किया था। तो जब गर्डर आप शिफ्ट करते हैं तो वुडन क्रीव वाली जो जगह है दोज बिकम वैकेंट, है ना, वो एम्प्टी रह जाता है क्योंकि आप उसमें मिट्टी नहीं डाल रहे। यू हैव पुट द सॉइल इन दिस पोर्शन ओनली। आपने इस पोर्शन में आपने मिट्टी ले किया है। ये वाला जो वुडन सीसी क्रीप वाला जो पोर्शन था या वुडन ब्लॉक्स जो थे, ये वाला आपका जब आप वुडन ब्लॉक्स निकाल लेते हैं ये एम्प्टी रह जाता है। तो ये आप बाद में आप अटेंड करते हैं मैनुअली। यू अटेंड दिस मैनुअली। हियर यू कैन रिप्लेस अ ब्लैंकेट डेप्थ ऑफ अप टू 1 to 1.25 मीटर, है ना, 1 से 1.25 मीटर के बीच का ब्लैंकेट डेप्थ आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। The permissible speed on girder, this aluminum girder पे जो permissible speed है that is 20 km। तो आप जब नीचे से soil replace करेंगे तो आपका जो ट्रेन है, ट्रेन can pass above the girder at a speed of 20 km। तो आप under traffic block या under speed restriction you can carry out the work। And the progress of this work, अगर आप aluminum girder method से आप करते हैं तो आपका जो progress रहेगा that would be around 400 meters to 500 meters in a month। आप एक महीने में 400 से 500 मीटर का प्रोग्रेस ले सकते हैं विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक, जिसमें आपको गटर शिफ्टिंग चाहिए एंड द मैनुअल लेबर जो आपके पास अवेलेबल है। तो मैनुअल लेबर के अवेलेबिलिटी पे और अगर आपको ट्रैफिक ब्लॉक प्रॉपर्ली मिल जाता है तो बेस्ड ऑन दो सिनेरियो यू कैन जस्ट मेक ए प्रोग्रेस ऑफ 400 to 500 ऑफ द एल्युमिनियम गटर मेथड, है ना। यहाँ पे देखिए सीसी क्रीप रखा गया है। This is a 6.6 meter long gutter। ये यहाँ से this is a 6.6 meter long। कोई long area, लंबा एरिया मिल जाए for working। So this 4 aluminum gutters are used, 2 under each rail, है ना। And ये सीसी क्रीप रखा गया। अब यहाँ पे आप मिट्टी डाल के इसको आप कॉम्पैक्ट कर देते हैं, नया मिट्टी डाल के। जब ये वाला एरिया आपका क्लियर हो जाता है, जब कॉम्पैक्शन हो जाता है, नेक्स्ट आप इस गटर को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट लेंथ पे शिफ्ट करते हैं और ये जो एरिया आपका लेफ्ट ओवर हो जाता है ना, गटर शिफ्ट के टाइम पे ये जो लेफ्ट ओवर एरिया है इसको हम मैनुअली मिट्टी डाल के मैनुअली कॉम्पैक्ट कर देते हैं, राइट। एंड द प्रोग्रेस गोज ऑन, है ना, इन अ साइक्लिक मैनर। नेक्स्ट इज योर, इसमें प्रॉब्लम ये है आपका क्योंकि गटर के ऊपर है, हियर यू हैव टू टेक अ 24/7 वॉचमैन। आपका जो ट्रेन है वो गटर के ऊपर जा रहा है ना। एंड दिस सीसी क्रीप में सेटल डाउन, यहाँ पे क्या है, द सीसी क्रीप में सेटल डाउन अनइवनली, है ना। ये नीचे कोई आपका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है ना, ओल्ड फॉर्मेशन पे है, कोई नीचे हार्ड कोर या कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है आपका। सो दिस सीसी क्रीप में सेटल डाउन अनइवनली, है ना। अगर यूनिफॉर्म सेटल हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अनइवन सेटलमेंट होता है देन दैट कुड कॉज ए प्रॉब्लम टू यू, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो दैट माइट लीड टू डिरेलमेंट और एन एक्सीडेंट, है ना। So that's why a 24/7 watchman is required whenever you are doing this work by aluminum girder method. Next is your track dismantling method. इसमें क्या है, the main operations involved over here is we first dismantle the track and remove the ballast। जो भी ट्रैक है हमारा, है ना, हम उसको ट्रैक को काट लेते हैं पर्टिकुलर लेंथ। जैसे हम लोग आरयूबी का जो काम करते हैं, रोड अंडर ब्रिज जो हम बनाते हैं, आरयूबी में जैसा हम काम करते हैं, इन द सेम मैनर
ये ट्रैक डिस्मेंटलिंग मेथड में भी हम लोग वैसे ही काम करते हैं. व्हाट डू वी डू? वी डिसमेंटल द ट्रैक एंड रिमूव द बलास्ट फर्स्ट, है ना. देन एज इन केस ऑफ आरयूबी आल्सो हम लोग एक्सकेवेशन का काम चालू कर देते हैं, जितना हमारा बॉक्स का विड्थ है उतने का. तो एक्सकेवेशन वर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन टू रिक्वायर्ड लेवल विद अर्थ मूविंग मशीनरी इज डन, है ना. जिस भी डेप्थ तक आपको ब्लैंकेट मटेरियल ले करना है या पुराना जो आपका रिडंडेंट मटेरियल था उसको निकालना है, पुराना सॉइल को, तो उतने डेप्थ तक हम इसको एक्सकेवेट करते हैं. स्प्रेडिंग ऑफ ब्लैंकेट मटेरियल एंड कॉम्पैक्शन इज डन विद द 10 टन रोलर, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ट्रैक ओपन है ना. द ट्रैक इज क्वाइट डिस्पेंटल, है ना. ऊपर में आपका कोई स्लीपर रेल बलास्ट कुछ नहीं है, तो आप सीधा इस पे मटेरियल ब्लैंकेट मटेरियल डालने के बाद यू कैन रोल इट विद द रोलर, 10 टन रोलर, वाइब्रेटरी रोलर और ए कॉम्पैक्टर. एंड देन रोल कॉम्पैक्ट होने के बाद जब आपको लगता है कि कॉम्पैक्शन आपका अचीव हो गया है 95%, 98% या 100%, जो भी आपको कॉम्पैक्शन चाहिए वो अचीव होने के बाद व्हाट यू डू, यू स्प्रेड द बलास्ट, यू लिंक द ट्रैक एंड देन यू डू द पैकिंग वर्क. बलास्ट डालने के बाद आप पैकिंग वर्क कर देते हैं. सेम ये ऑपरेशन होता है जैसे आपके आरयूबी वाला ऑपरेशन है, वही होता है. यहाँ पे हम आरयूबी का जो बॉक्स है उसके जगह हम लोग ब्लैंकेट मटेरियल फिल करते हैं. हियर द प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक ब्लॉक दैट इज अवेलेबल. आपको कितना ट्रैफिक ब्लॉक मिला है उस पर डिपेंड करेगा, एंड द साइट कंडीशंस, है ना. ठीक है. प्रोग्रेस ऑफ बाय दिस इज अराउंड 55 to 60 मीटर जनरली एंड अप टू 150 to 160 मीटर पर डे, है ना. अगर आपको ठीक ठाक ब्लॉक मिल जाता है देन यू गेट अ प्रोग्रेस ऑफ अराउंड 150 to 160 मीटर पर डे आल्सो, एंड विद द ट्रैफिक ब्लॉक ऑफ अराउंड 3 to 4 आवर्स इन अ डे. अगर आपको 3 से 4 घंटे का ब्लॉक मिलता है तो यू कैन हैव ए प्रोग्रेस ऑफ अराउंड 150-160 मीटर. So here this is how it is being done. आप पहले क्या करते हैं, आप ये देखिए, you can see over here at a distance, ये ब्लैंकेट मटेरियल को जैसे हम लोगों ने ब्लास्ट के हीव्स बनाते हैं, ब्लास्ट का स्टैक बनाते हैं, वैसे ही हम लोगों ने प्रिपेयर्ड ब्लैंकेट के हीव्स यहाँ पे लाके ऑलरेडी रख दिए हैं नियर टू द सेस, है ना, विद इन द रेडियो बाउंड्री. हमने यहाँ पे ये ब्लैंकेट मटेरियल लाके ऑलरेडी वी हैव स्टैक्ड इट आउट. नाउ व्हेन देयर इज ए ब्लॉक मिलने पे क्या करते हैं, हम ट्रैक उठा के बाहर करते हैं. ट्रैक उठा के बाहर करने के बाद जो ब्लास्ट है उसको निकाल देते हैं. We excavate the old soil, we put the new blanket material which is kept alongside. जो बगल में रखा हुआ है वही ब्लैंकेट मटेरियल हम लोग दोबारा डालते हैं. Then we put the track, put the ballast, compact करते हैं हम अच्छे से, and then we start the tracking. And you can see ये जो हमारा existing track था, you can see the condition of the existing track, और जो ये नया बना है you can see wider says with a proper slope profile. Wider says with a proper slope profile के साथ you can see this one, with proper slope and all that. So this is being done by track dismantling method. Here you can get a progress of around 150-160 meter daily अगर आपको 3 से 4 घंटे का ब्लॉक मिलता है तो. Moreover, unsafe condition इसमें नहीं है, क्योंकि आप जब काम करते हैं you work properly in a block, है ना. ब्लॉक में आप काम करते तो कोई ट्रेन आपके ऊपर से पास नहीं होना है ना. कॉम्पैक्शन प्रॉपर होता है. एल्यूमिनियम गर्डर में आप मैनुअली कॉम्पैक्ट करते हैं, यहाँ पे आप रोलर के हेल्प से आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं. तो कॉम्पैक्शन की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड ओवर हियर इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम गर्डर मेथड, राइट. ओके, द नेक्स्ट मेथड दैट यू यूज हियर इज द लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक इंक्लूडिंग डीप सीलिंग मेथड. इसको हम लोग कैसे करते हैं, जब हम लोग डीप सीलिंग करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ बीसीएम एंड ऑल, तो हम लोग ट्रैक को लिफ्ट करते हैं. लिफ्ट करने के बाद हमारा जो बलास्ट है, दैट बलास्ट जो पुराना वाला बलास्ट था, केक बलास्ट हो या क्लीन बलास्ट हो, दैट इटसेल्फ एक्ट्स एज ए another formation layer. So we'll see here. In this method, as per PUA manual, ballast and soil below the slipper are removed for about 300 mm depth. ballast जितनी भी डेप्थ की है उसको हम लोग निकाल देते हैं, प्लस स्लीपर्स वगैरह हैं जो उसको हम निकाल देते हैं. एंड एक्सकवेटेड मटेरियल मे बी यूज फॉर बैंक वाइडनिंग. जो भी हमको केक बलास्ट मिलता है या जो खराब वाली बलास्ट मिलती है उसको हम सेस रिपेयर या बैंक वाइडनिंग में हम लोग काम ला सकते हैं. दिस डेप्थ जो हमने अभी बलास्ट जिसमें से रिमूव किया हमने 300 mm डेप्थ का, उसमें हम लोग ब्लैंकेट मटेरियल से उसको हम फिल अप कर देते हैं. वी फिल अप दिस एरिया विद ब्लैंकेट मटेरियल, राइट. Thereafter the lifting of the track on blanket material is done, है ना. उसके बाद हम ब्लैंकेट मटेरियल के ऊपर ट्रैक को लिफ्ट करके रखते हैं एज पर पीओ मैनुअल. जितना हमको लिफ्ट देना है 50 mm, 100 mm, 150 mm, उतना हम लिफ्ट करके उसके ऊपर रखते हैं as required for the design blanket thickness. Thereafter further lifting is carried out on 300 mm बलास्ट. तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पुराने बलास्ट को निकाल दिया, उसके ऊपर हमने ट्रैक को रख दिया, फिर
पुराने बलास्ट की जगह हमने मिट्टी ब्लैंकेट मटेरियल डाला, ट्रैक के ब्लैंकेट के ऊपर रखा, इसके बाद हमने क्या किया 300 mm बलास्ट का कुशन दिया और उसके ऊपर फिर ट्रैक को रखा, राइट. The progress will depend on the labor that we engage, and if a traffic block is there for around 2 to 3 hours, then the extent of lifting can be increased and the progress can be improved a lot. अगर हमको 3 से 4 घंटे का मिलता है या 2 से 3 घंटे का भी ट्रैफिक ब्लॉक मिलता है, तो प्रोग्रेस जो है लंबे ट्रैफिक ब्लॉक में हमारी जो एफिशिएंसी है वर्किंग की वो और ज्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव ब्लॉक ज्यादा बनेगा. And there is no constraint in achieving good quality of work. We can have a good quality of work over here. That time is the only constraint as the work is done under severe speed restriction. यहाँ पे क्या है कि आप बार बार ट्रैक को लिफ्ट करते हैं, आपकी अगर ट्रैक के नीचे की पैकिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई है तो दैट मीन्स कि आपका ट्रैक में अनइवननेस हो सकता है या आपका है ना क्रॉस लेवल आउट हो सकता है, जिसकी वजह से देयर माइट बी अनसेफ कंडीशन एट द साइड. Therefore, speed restriction में काम करते हैं, तो this is the only severe disadvantage of this method. So you can see over here, अगर आप इस डायग्राम को देखें, है ना, तो you can see ये मेरा पुराना जो है ये CST9 का स्लीपर था, है ना. This is my old CST9 स्लीपर, जो कि पहले ये जो है मेरा ये टॉप ऑफ सबसॉइल, ये मेरा बैंक का टॉप था, इसके ऊपर मेरा बलास्ट का बेड था, है ना. तो टॉप ऑफ सॉइल के ऊपर मेरा बलास्ट का बेड यहाँ पे था. यू कैन सी द बलास्ट पंक्चर ओवर हियर, आपने यहाँ बलास्ट पंक्चर होते हुए देखा. तो ये मेरा बलास्ट का बेड था जिसके ऊपर मेरा ये स्लीपर रखा हुआ था, ये स्लीपर मेरा ये यहाँ रखा हुआ था, राइट. व्हाट वी डिड, है ना, हमने ये स्लीपर को निकाला, इस बलास्ट को हमने क्लीन किया. फर्स्ट स्टेज में बलास्ट को क्लीन करके हमने क्या किया, वी हैव लिफ्टेड द ट्रैक, है ना, ट्रैक को लिफ्ट किया और ये वाली जो जगह थी ना बलास्ट वाली, जहाँ पे बलास्ट और स्लीपर था, उसको हमने ब्लैंकेट मटेरियल से भर दिया, है ना. वी हैव फिल्ड दिस विद द ब्लैंकेट मटेरियल. इसको हमने फुल अप टू द प्रॉपर सेट हमने ब्लैंकेट मटेरियल से भर के फर्स्ट स्टेज में हमने लिफ्टिंग जो दी, ब्लैंकेट मटेरियल भरा और उसके ऊपर डायरेक्ट जो है मेरा स्लीपर रख दिया विदाउट बलास्ट. स्लीपर को डायरेक्ट मैंने ब्लैंकेट मटेरियल के ऊपर रख दिया, है ना. अभी तक मैंने बलास्ट नहीं डाला. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सेकंड स्टेप की लिफ्टिंग दी. अगर मुझे और ब्लैंकेट मटेरियल डालना था तो फिर मैंने सेकंड स्टेप की लिफ्टिंग और दी, है ना. लिफ्टिंग देने के बाद फिर मैंने क्या किया, अगेन आई पुट इस लेवल तक भर दिया, है ना. इस लेवल तक मैंने दोबारा ब्लैंकेट को भर दिया. अगर मुझे थर्ड लिफ्टिंग की जरूरत है कि मुझे और ब्लैंकेट थिकनेस चाहिए तो मैंने थर्ड लिफ्ट लेके फिर ब्लैंकेट मटेरियल डाल के उसके ऊपर मैंने स्लीपर रख दिया. देन अगेन पुट द स्लीपर on the blanket. Now the final lift होगा मेरा, जिसमें मैंने पूरा ब्लैंकेट मटेरियल की जो थिकनेस है वो अगर अचीव कर ली, तो फाइनली जो थिकनेस होगा उसमें जो मैं लिफ्ट करूंगा फाइनल थिकनेस में, उसको इतना लिफ्ट करूंगा जितना मुझे बलास्ट का कुशन चाहिए. Now if I require the blast cushion up to here, 300 mm का बलास्ट कुशन चाहिए, तो लास्ट लिफ्ट जो होगी मेरी वो 300 mm कुशन की होगी. लिफ्ट करूंगा, आई विल पुट बलास्ट ओवर हियर, है ना, स्लीपर के नीचे आई विल पुट द बलास्ट हियर, इस पोर्शन में बलास्ट डालूंगा और फाइनली मैं स्लीपर को बलास्ट के ऊपर प्लेस करूंगा. देयर बाय पैकिंग वर्क विल आल्सो बी डन साइमल्टेनियसली. फिर मैं पैकिंग वर्क भी कर दूंगा. एंड व्हेनेवर आई ले द ब्लैंकेट, इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि मुझे कॉम्पैक्शन करने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऊपर मेरा ट्रैक है. राइट, so this is an RDSO approved ड्राइंग. RDSO जो मटेरियल तो डाल पा रहे हैं, बट जो प्रॉपर पैकिंग है, इन दोनों स्टेज की जो प्रॉपर पैकिंग है ना, वो आप ठीक से अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द ट्रैक इज देयर अबव यू. जो भी पैकिंग है वो मैनुअली हो सकता है ना. उसके लिए मैकेनिकल कोई पैकिंग आप यूज नहीं कर पाते, राइट. सो दिस इज हाउ ये ट्रैक लिफ्टिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं, एंड दिस इज एन RDSO मेथड, बिकॉज द ड्राइंग दैट आई एम शोइंग यू, दिस इज एन RDSO ड्राइंग, राइट. ओके, now the next method is your CC creep method or the rail cluster method. What is CC creep basically? CC creep क्या होता है? What is CC creep? एंगल का बना होता सर. एंगल का फुल फॉर्म क्या है? एंगल्स का बना होता है. This is called as Christchurch creep. Christchurch creep, है ना? Christchurch creep. CC creep का मतलब होता है Christchurch creep, है ना. I'll show you, है ना. CC creep basically
RIST, क्राइस्ट चर्च। इसको जिनने बनाया था उन्होंने इसका नाम दे दिया क्राइस्ट चर्च इसलिए इसको क्राइस्ट चर्च क्रिप कहा जाता है ना। Even we also don't know why he has given this. जैसे कि if you talk about कि गुलाब जामुन को नाम गुलाब जामुन क्यों दिया? There is no गुलाब in गुलाब जामुन, है ना? So you can't ask question, है ना? कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते नहीं है। जिन्होंने बनाया हुआ नाम दे दिया क्राइस्ट चर्च। We also don't know why he has given Christ church, है ना? Neither he looks like a Christ, not it looks like a church, है ना? Right? So this is full form of this is Christ church, है ना? And the question that you have asked, वो आंसर मेरा यही रहेगा आपको कि like in gulab jamun we don't have any gulab. In the same manner in the Christ script, Christ church we neither see any Christ, not we see any crib. This church. Okay. So few questions are there we should answer. Even we also don't know. Even I think God only knows. तो this CC crib जो है हमारा, this is basically 6 by 6 का होता है ना? You can see this is 6. And this is 2 and this is 2 feet. तो ये 6 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का है। तो दिस इज 6 बाय 6 बाय 2 फीट के 2 सीसी क्रिब लेते हैं, है ना? इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? वी पुट ए और क्या क्या लेते हैं हमारे पास कंपोनेंट? वी टेक 12 मीटर के 3 रेल लेते हैं। वन बाय वन क्या क्या होता है? सीसी क्रिब मेथड में आपको और चाहिए वुडन पैकिंग, है ना? वुडन ब्लॉक चाहिए और ट्रैक जैक चाहिए, है ना? 15 टन कैपेसिटी के 4 जैक चाहिए। तो यू रिक्वायर दिस 4 थिंग। आपका सीसी क्रिब चाहिए, है ना? 6 बाय 2 बाय 2 के 2 सेट, 12 मीटर लॉन्ग रेल पीस, 3 के क्लस्टर में मतलब 6 रेले चाहिए, वुडन पैकिंग या वुडन ब्लॉक्स, एंड देन यू रिक्वायर ट्रैक जैक, 4 नंबर ट्रैक जैक और 15 टन कैपेसिटी। अब हम क्या करते हैं? ये जो मेरा सीसी क्रिब है ना, ये 6 बाय 2 बाय 2 का है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। वी ज्वाइन दिस 2 सीसी क्रिब। व्हेन यू ज्वाइन दिस 2 सीसी क्रिब, हमको क्या मिलेगा? ये 6 बाय 6 6 बाय 2 बाय 2 का था, नाउ इट विल बिकम 12 बाय 2 बाय 2। तो ये 12 टोटल लेंथ हो गया, 2 डेप्थ एंड 2 इज द विड्थ। तो विल गेट 12 बाय 2 बाय 2 का एक सीसी क्रिब मिला हमको, राइट? इसको हम क्या करते हैं? हम लोग रेल का क्लस्टर बनाते हैं। इसको भर दिया हमने एंड देन वी पुट ए रेल क्लस्टर। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस हमने लिखा था ना 3 रेल क्लस्टर चाहिए, तो ये 2 रेल प्रॉपरली हेड अप एंड 1 इज इन्वर्टेड रेल। इसको हम बीच में बोल्टिंग करके ये एक ऐसा बना देते हैं। सो एक यहाँ रहेगा 3 रेल का एक सेट, एक 3 रेल का सेट यहाँ रहेगा। सो दिस इज योर इंटरवल एट द होल्डिंग। आपको 3 जगह करना है। एज से 300 mm, दोनों एज से 300 mm और एक सेंटर पे, है ना? आप दोनों एज से 300 mm कीजिए, है ना? यू कैन हैव अ बोल्टिंग ओवर हियर 300 mm पे, एक सेंटर ले लीजिए उसका 12 मीटर का एंड एक 300 mm यहाँ, ठीक है? तो ये 3 जगह हम लोग बोल्टिंग करते हैं बेसिकली। इसको 3 बोल्ट करेंगे तो चल जाएगा आपका, है ना? ठीक है? सो दिस इज अ रेल क्लस्टर। 3 रेल का क्लस्टर यहाँ, 3 रेल का क्लस्टर यहाँ। हाँ, कोई पूछना कुछ चाह रहा है प्लीज? हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? मुझे कुछ आवाज आई, मैं बोलने में लगा रह गया। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसा है करके? दिस इज माय सीसी क्रिब बेसिकली, जो कि 6 बाय 2 बाय 2 का था। वी हैव एडेड 2 सीसी क्रिब, सो इट बिकम 12 बाय 2 बाय 2। अबव इट वी हैव प्लेस्ड ए रेल क्लस्टर, है ना? रेल क्लस्टर 3 रेल का होता है, 2 रेल हेड अप एंड 1 रेल इज इन्वर्टेड which are bolted at 3 लोकेशन। अगर 12 मीटर का है तो 3 लोकेशन में करते हैं और इसको हम लोग 2 जगह ऐसे रख देते हैं, है ना? और एक सीसी क्रिब आपका दोबारा यहाँ आ जाएगा, है ना? यहाँ पे भी एक आपको सीसी क्रिब का सपोर्ट आ जाएगा, राइट? हाउ वी डू दिस? फर्स्ट हम लोग एक्सकेवेट करते हैं। फर्स्ट वी दिस इज योर ड्यूरिंग ब्लॉक लेके हम लोग पहले बलास्ट, यहाँ का जो है वी रिमूव द बलास्ट ओवर हियर, है ना? यहाँ का जो भी बलास्ट था वी रिमूव द बलास्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी स्टार्ट एक्सकेवेटिंग। We have start excavating. When you excavate करने के बाद आप यहाँ पे एक सीसी क्रिब रख देते हैं। सीसी क्रिब जो कि फुल विड्थ ऐसा है इसका, है ना? दिस इज विड्थ इज लाइक दिस, है ना? अंदर तक गया हुआ, परपेंडिकुलर टू द रनिंग ट्रैक। देन उसके ऊपर आप वुडन ब्लॉक रखते हैं। दूसरा वुडन ब्लॉक आप जो आपका सेस है या आपका फॉर्मेशन का जो टॉप है उस पर रखते हैं। तो एक सीसी क्रिब पे आपने रखा,
वुडन ब्लॉक, एक सपोर्ट आपने लिया आपका जो फॉर्मेशन का टॉप है उस पे, उसके ऊपर आप रेल क्लस्टर रख देते हैं, यू क्लिप द रेल क्लस्टर। तो आपके पास अभी कितनी जगह होगी, ऑलमोस्ट 12 मीटर की जगह होगी, है ना, 11 मीटर, 10.5 11 मीटर की जगह बन जाती है आपकी, है ना। व्हेन यू डू दिस, रेल क्लस्टर आपका जो है वो 12 मीटर लंबा है, तो आप ये जो आपको जगह मिल जाएगी 10.5 से 11 मीटर के करीब की, यू गेट ए लेंथ फॉर योर वर्किंग, राइट, फॉर फॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन। इसके बाद आप यू सेक्टम द ब्लॉक, आप ब्लॉक सरेंडर कर, नाउ यू पुश इट, आप इसको धीरे धीरे पीछे जो है हमको जो ब्लैंकेट की है उसका पीछे मटेरियल एंड कॉम्पैक्टेड, इसको हम कॉम्पैक्ट करके जाते हैं और इसको आगे आगे खींचते जाते हैं। ये सीसी क्रीप आगे आगे बढ़ता जाता है ना, रेल क्लस्टर आगे बढ़ता है, इसको हम विंच के सहारे खींचते हैं, विंच के सहारे ये रेल क्लस्टर को खींचते हैं और सीसी क्रीप को भी विंच के सहारे हम आगे भेजते हैं। और पीछे का जो एरिया है इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीसी क्रीप आगे जाता है वैसे वैसे हम पीछे मिट्टी डाल देते हैं और बलास डाल के कॉम्पैक्ट कर देते हैं और ट्रेन को हम स्पीड रेस्ट्रिक्शन से चलाते रहते हैं, राइट। However, ये जो हमने कर दिया है ना, मिट्टी डाल के ब्लास्ट करके कॉम्पैक्ट कर दिया, सीसी क्रीप को खींच लिया, बट देयर आर, ये मेथड दिखने में तो बहुत आसान है बट देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस टू दिस मेथड, है ना, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या है, ओनली शॉर्ट लेंथ कैन बी टैकल्ड एट ए टाइम। आप एक सीसी क्रीप यूज कर रहे हैं, एक रेल क्लस्टर यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम पे बहुत कम लेंथ को ही आप टैकल कर पाते हैं, कम लेंथ पे ही आप काम कर पाते हैं, राइट। एंड शिफ्टिंग ऑफ सीसी क्रीप जो कि 300 केजी का है ऑलमोस्ट, है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट और विद द वायर रोप्स, विंच के सारे जब आप सीसी क्रीप को खींचते हैं जो कि 300 केजी का है। एंड रिमेंबर कि सीसी क्रीप के ऊपर जिसको आप खींचने वाले हैं, सीसी क्रीप के ऊपर ऑलरेडी पहले लोड था, तो सीसी क्रीप आपका में दब जाता है, जो सीसी क्रीप गोज इनसाइड योर फॉर्मेशन व्हेन यू पुल इट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू the wire rope or winch when you are shifting the CC creep. Also the output is very low, that is around 5 to 2 मीटर पर डे। आप इतनी मेहनत करते हैं, आउटपुट जो है आपका 1.5 से 2 मीटर का ही होता है पर डे के हिसाब से। मोरओवर सीसी क्रीप पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, क्योंकि आपका जो सॉइल है एग्जिस्टिंग इसके ऊपर आपने सीसी क्रीप रखा है सपोर्टिंग डिवाइस, तो सीसी क्रीप पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल and it becomes very difficult to lift and move forward with the help of deploying, है ना। तो अगर आप सीसी के नीचे धंस जाता है तो आप उसको उठा के आगे शिफ्ट करेंगे ना, वो भी बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मोरओवर सीसी क्रीप जो है आपका, उसके ऊपर रेल क्लस्टर, तीन रेल क्लस्टर है, तीन का एक 150 टन की इंजन आप चला रहे हैं, है ना, लोड से वो पुराना ओल्ड फॉर्मेशन है जो कि बैड फॉर्मेशन था, या भी अनइवन सेटल हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच आपका अनइवननेस ट्रैक का बढ़ सकता है, क्रॉस लेवल जो है ट्रैक का वो सकता है, तो दैट क्रिएट्स एन अनसेफ कंडीशन इन द साइड। मोरओवर इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्पैक्ट फील्ड ब्लैंकेटिंग मटेरियल रिजल्टिंग इन अनइवन सेटलमेंट एंड डिले इन रिलैक्सेशन ऑफ स्पीड। अब आपने नया वाला जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल डाल दिया आपने यहाँ, यू कैन सी द मटेरियल दैट यू हैव फिल्ड बिहाइंड द सीसी खींचने के बाद, तो ये मटेरियल को आप कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे? आपकी इसके बीच की जो जगह है ना वो 50 सेंटीमीटर की है, बस मान लीजिए 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में आप कैसे इसको कॉम्पैक्ट करेंगे? जस्ट इमेजिन, है ना, आप मशीन यूज कॉम्पैक्ट इट मैनुअली, और जब आप मैनुअली कॉम्पैक्ट करते हैं सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव करते हैं वो उतनी पार एक्सीलेंस नहीं होती है ना, तो डिग्री जो अचीव होती है कॉम्पैक्शन दैट इज पूरा टाइप ऑफ है ना कॉम्पैक्शन दैट इज अचीव। तो आपने ब्लैंकेट मटेरियल भले ही डाल दिया बट ड्यू टू पुअर कॉम्पैक्टिबिलिटी, है ना, कंडीशन, आपको स्पीड रिलैक्स करने में बहुत टाइम, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज था सीसी क्रीप मेथड का, इसी को आगे इसके डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक सीसी निकाला। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे has devised a new method which is called a cube method, right? तो सीसी क्रीप को उन्हें सीसी क्यूब में कर दिया। तो हमने जब देखा था कि आपका जो सीसी क्रीप था वो 6x2x2 का था, है ना, it was 6
2x2 उसको ने 3 हिस्सों में काटा है. They cut that CC crib into 3 स्टार स्टिफनर कहते हैं. आउटर के जो दो पार्ट है ना, ये 6x2 का था ना, यहाँ पर 6 था पूरा. This was 6 feet long. Now they have cut this into 3 parts. इसको उन्हें 3 पार्ट में यूज किया. तो ये जो पहला वाला पार्ट था उसको यूज किया, और जो ये लास्ट वाला पार्ट था किया उन्होंने, बीच वाले पार्ट को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया. पहले और लास्ट वाले पार्ट में सीसी क्रिप में स्टार स्टिफनर, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज स्टार स्टिफनर. तो ने ये दोनों सीसी क्रिप को काट क्यूब बनाया उसका. सीसी क्रिप को 3 हिस्सों में काटा, और लास्ट के 2 हिस्से जो थे स्टिफनर थे उसको यूज किया. आउटर 1/3 विद स्टार स्टिफनर आर रिटेन एंड द मिडिल पार्ट इज डिस्कार्डेड. मिडिल पार्ट में स्टार स्टिफनर नहीं था, उसको डिस्कार्ड किया गया. आउटर ट्रंकेटेड पार्ट्स ऑफ साइज 2x2 यूज्ड है सीसी क्यूब. अब हमारे पास जो है वो सीसी क्यूब नहीं है, क्रिप नहीं है, हमारे पास अभी सीसी क्यूब है, which is around 2 meter width, 2 meter depth and 2 meter है ना इन लेंथ. लेंथ विड्थ और हाइट जो 6x2 का था ना, उसको 3 हिस्सों में काटने के बाद विद स्टार स्टिफनर, मतलब कम नहीं हुई, बट इसकी साइज जो है वी रिड्यूस्ड द साइज है ना ऑफ योर सीसी टू सीसी क्यूब. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्टर्न रेलवे मेथड है ना. सीसी क्यूब मेथड कीजिए, इसको साउथ ईस्टर्न रेलवे मेथड कीजिए. वो उन्होंने इसलिए डेवलप किया क्योंकि हमारा जो सीसी क्रिप वो सेटल होता था, खींचने में दिक्कत होती थी, उसी को है ना मॉडिफाई करके उन्हें सीसी क्यूब में. नाउ व्हाट दे हैव डन फर्दर, दे यूज 12 meter long cluster ported at every 3 meter on CC cubes and on wooden packing, and rail clusters are pulled with turfan. rail cluster उन्होंने यूज किया, बट सीसी क्रिप की जगह उन्हें सीसी क्यूब किया है ना. अब देखिए सीसी, अगर हम पहले वाले मेथड में देखें सीसी क्रिप मेथड में, उसमें आपका सीसी क्रिप ऐसा था है ना, ऐसा डाला हुआ था. ठीक है, स्लीपर के बिल्कुल नीचे. और इसको आपको अगर आगे खींचना है, इसको अगर आगे खींचना है तो सोचिए कितना जोर आजमाइश करना पड़ता है आपको है ना, हाउ मच प्रेशर दैट यू हैव टू एक्सर्ट है ना. बट हियर you have this CC cube 2x2 over here under one rail seat, under another rail seat you have 2x2. इसके ऊपर आपने वुडन पैकिंग डाला और ये रेल क्लस्टर डाल दिया. रेल क्लस्टर किसमें, रेल सीट के नीचे है ना. ये रेल क्लस्टर आ गई आपकी. नाउ यू हैव दिस होल एरिया, ये पूरा एरिया जो है, और अलोंग साइड द ट्रैक ये पूरा एरिया है ना, ये आपको मिल जाएगा फॉर वर्किंग. सो यू हैव हैड ए ग्रेटर एरिया फॉर योर वर्किंग. सीसी क्यूब को जैसे ही हमने क्रीप को सीसी क्यूब में बदला, तो हमारा जो वर्किंग एरिया है उसमें काफी ज्यादा एनहांसमेंट हो गया. राइट, नाउ हियर यू कैन सी, ये हमने सीसी क्यूब लगा दिए हर 3-3 मीटर पे. राइट, उसके बाद हमने ये रेल क्लस्टर डाल दिया. दिस इज माय रेल क्लस्टर, ये मेरा रेल क्लस्टर है पूरा. हर 3-3 मीटर पे हमने सपोर्ट किया इसको है ना, सेंटर टू सेंटर 3-3 मीटर पे वी हैव सपोर्टेड माय रेल क्लस्टर. उसमें क्या था, पुराने वाले मेथड में क्या था, हमारे सीसी क्रिप मेथड में एक ही सीसी क्रिप था और रेल क्लस्टर दूसरे सिरे पे, ऑन अदर एंड इट वाज सपोर्टेड ऑन योर फॉर्मेशन इटसेल्फ. रेल क्लस्टर का वन एंड वाज सपोर्टेड ऑन योर सीसी क्रिप, whereas the other end of the rail cluster was supported on the formation. But here you can see the entire rail cluster is supported on your CC cube at every 3 meter distance. हर 3-3 मीटर के ट्रैक सेंटर के डिस्टेंस पे this your rail cluster is supported. So this is your longitudinal section and this is your top view और plan है ना. तो आपका रेल जो है ये बिल्कुल सपोर्टेड है, और you can see over here आपको ये वाला स्पेस जो है ना, ये पूरा स्पेस मिलता है फॉर वर्किंग. यू कैन टेक लार्जर स्पेस फॉर वर्किंग व्हेन यू आर यूजिंग सीसी क्यूब इन प्लेस ऑफ सीसी क्रिप. ओके, नाउ ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक और समथिंग लाइक दैट व्हाट यू डू, हम लोग पहले जो अनवांटेड मटेरियल, हमारा अनवांटेड सॉइल था, उसको हम लोग पुल आउट करते हैं. वी पुल आउट द अनवांटेड सॉइल अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, जहां तक हमको ब्लैंकेट मटेरियल डालना है. देन वी फिल द ब्लैंकेट मटेरियल बिटवीन द सीसी क्यूब्स विदाउट रिमूवल ऑफ सीसी क्यूब्स एंड रेल क्लस्टर है ना. रेल क्लस्टर को हम ऐसे रहने देते हैं, सीसी क्यूब को भी हम वैसे रहने देते हैं. राइट, जैसे ये फील हो जाता है हम उसको मैनुअली कॉम्पैक्ट करते हैं एंड देन वी गो फॉरवर्ड है ना. ये होने के बाद कॉम्पैक्ट कर दिया. अब रेल क्लस्टर को खींचना बहुत आसान है. रेल क्लस्टर में ऐसे खींच लेता हूँ, और सीसी क्यूब जो कि एक छोटा सा बॉक्स है 2x2 का,
उसको हम बाहर आसानी से खींच सकते हैं। सीसी क्रीप जो कि 6x2x2 का था उसको खींचना मुश्किल था, बट नाउ ये जो कि एक एंड में है, एक सीने में ही है, बस इस साइड से हमने इसको निकाल लिया, बगल वाला जो दूसरा वाला रेल था उसके नीचे से हमने दूसरे सीसी क्यूब को निकाल दिया। सो दिस इज वेरी इजी टेक्निक कंपेयर टू now the rail cluster is pulled with the help of turfer after lifting the track with jack। तो आप क्या कीजिए, इस ट्रैक जो है मेरा ट्रैक स्ट्रक्चर को उठा लीजिए जैक पे मेरा, और ये जो सीसी क्यूब है इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ का काम हो गया। दिस कुड बी एडेड इन फर्दर, आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं आगे में। तो the balance cavity between the CC cube is then filled with blanket material up to the requisite height। जहां तक आपको चाहिए the last का, this is the actual photo of your CC cube which is being cut, and this you can see the star stiffener over here, है ना, you can see the star stiffener, right, है ना, इसके अंदर आप star stiffener भी देख सकते हैं when you are looking at the CC cube, right, and this is how it works। ये देखिए मेरा सीसी क्यूब जो है बस इतना सा ही है, ये सीसी क्यूब हो गया मेरा, हर 3-3 मीटर पे ये सपोर्ट दे रखा है हमने। ये सीसी क्यूब एक इस साइड होगी, एक इसके नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक रेल मेरी यहाँ होगी, एक रेल मेरी ये होगी, एंड दिस स्पेस यू गेट कंप्लीटली फॉर excavating work as well as for filling up new material and for compaction also, works which was being developed by Southeastern Railway, also called as Southeastern Railway method, SCR method। अब यहाँ देख सकते हैं मैनुअली the work is being done, है ना, ये एक्सकैवेशन का वर्क हो गया। ये रेल क्लस्टर, ये रेल के नीचे थ्रू आउट देयर इज अ रेल क्लस्टर सपोर्ट है ना, तो यू कैन सी इट वर्क्स एज अ गर्डर, है ना, रेल क्लस्टर सपोर्ट है, और हर 3-3 मीटर पे देयर इज अ सीसी क्यूब इन beneath this, हर 3 मीटर पे एक सीसी क्यूब रखा हुआ है, तो आपको ये पूरा स्पेस मिल जाता है काम के लिए।